सो गुड इवनिंग। तो इसमें बाकी आज तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी क्वेरीज रहती है ना, एग्ज़ाम को लेके, प्रिपरेशन को लेके, या आपके अपने स्ट्रेटजी या मेरा प्लान है ना। तो अभी वो हम डिस्कस करेंगे। मेनली टीचिंग कल से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जो कंटेंट स्टार्ट करेंगे वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेनली जो है कि जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, चाहे वो कैसे प्रिपरेशन होगी या क्या एग्ज़ाम है, क्या आउटपुट है, क्यों तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं ना, क्या कंपटीशन है या क्या रैंक चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। मेनली आप में से जो लोग रिपीटर हैं उनको सब कुछ ऑलमोस्ट पता ही होगा, जो न्यू होंगे उनको थोड़ा जानने की ज़रूरत है, ठीक है। सो बाकी टाइम का है, तो टाइम का तो क्लियर हुआ ना अभी, कि जैसे जो बैच 1 हमारा अभी चल रहा है, ठीक है ना, जिसको एकलव्या 1 हमने नाम रखा हुआ है। सो जैसे लास्ट ईयर हमारा जैम का अलग बैच था, गेट का अलग बैच था, है ना। तो वहाँ 2 जैम का बैच चलाया था मैंने और 1 गेट का बैच, 3 बैच पिछले साल चला रहा था। अभी क्या हो रहा है, 2 जैम का बैच है और 1 नेट का बैच है। तो जो गेट वाले बच्चे कहाँ हैं, तो गेट वाले बच्चे अभी जैम के साथ तैयारी करेंगे, है ना, क्योंकि जैम का पूरा कंटेंट गेट में भी है और गेट का पूरा कंटेंट नेट में है ना। सो ये है, तो टाइम चूँकि लिमिटेड है, इवनिंग में मेरे पास इतना ही टाइम है, तो अभी हम जैम के साथ करा रहे हैं। जब एक बार जैम का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो वो बैच क्लोज हो जाएगा, तो वही बैच फिर गेट बैच कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो जैम से एक्स्ट्रा चीज़ें जो गेट में हैं, तो वो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जैम का 2 बैच है ना, तो एक बैच पहले ख़त्म होगा तो वो फिर गेट बैच में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी एक बैच जो अभी स्टार्ट हो रहा है तो वो चलता रहेगा अपना, ठीक है। सो इस तरह से है। बाकी आप लोगों के पास रिकॉर्डेड का एक्सेस ऑलरेडी है। आप ऐप में जो लोग हैं उनको पता है कि जो पिछले साल मैंने एकलव्य 1 पढ़ाए, एकलव्य 2 पढ़ाया, अर्जुना पढ़ाया, प्रयास बैच, प्रयास नेट का है, तो सबका रिकॉर्डेड लेक्चर आपके ऐप में होगा। तो आप जिस भी बैच की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका, क्योंकि रिकॉर्डिंग सबका है, लेकिन एक एग्ज़ाम को प्रायोरिटाइज करके उसकी तैयारी करो, ठीक है। ये है। बाकी जो मैं बता रहा था, तो इसका जो अभी टाइम है, तो अभी जैसे बच्चों ने बताया तो इसको हमने पहले कर दिया है 6:30 PM टू 8 PM, ये अभी डेली चलेगा, ठीक है। और जो बैच 2 जो आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, सो जो कि 8 PM टू 9:30 PM रहेगा, ये भी डेली रहेगा। जो गेट वाले बच्चे, अगर आप नेट की क्लास करना चाहो, तो अभी जैसे है ना हमारा, अभी मैं चूंकि जून में एग्जाम होना है नेट का, तो अगर आप नेट वाले कोई गेट के बच्चे जिनको नेट की भी तैयारी करनी है, तो क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर नेट बैच, नेट मैथमेटिकल साइंस, CSR नेट मैथमेटिकल साइंस। तो इसकी क्लासेस मैं लेता हूँ 9:30 से, क्लासेस चलेगी 11 PM तक, है ना। ये भी डेली है। और फिर रात को डाउट क्लास चलता है। तो ये अभी का मेरा शेड्यूल रहता है। तो इसमें तो अभी परिमल सर भी क्लास लेंगे अभी आगे से। सो इस बैच जैसे मैंने बताया था, 2 क्लासेस मेरी होंगी और बाकी परिमल सर की 4-5 क्लास होंगी। और इसमें मेरी, अब मैं डेली मैं ही पढ़ाऊँगा, इसमें डेली मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और डाउट क्लास जो चल रहा है 11 PM टू रात को 12 बजे तक, तो ये भी डेली है, ठीक है। तो ये तत्काल का अभी का शेड्यूल है। तो इसलिए इसमें मुझे पास अभी कोई टाइम ऐसा है नहीं कि गेट का मैं अलग से बैच चलाऊँ, तो इसीलिए हमने अभी जैम के साथ ही गेट का बैच चलेगा, है ना। और अगर आपको अलग से पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना हो, तो अर्जुना नाम का बैच ऑलरेडी है ऐप में, जो पिछले साल मैंने पढ़ाए थे, गेट 2025 के लिए। सो पूरा गेट का बैच था शुरू से लेके एंड तक, गेट का प्रॉपर अलग से बैच ही था पिछले साल, है ना। ये था पिछले साल 2 बैच जैम का, 1 गेट का था, 3 बैच पढ़ाए थे। और नेट का दूसरे फैकल्टीज पढ़ा रहे थे, तो मेरे पास टाइम था, ठीक है। सो ये अभी के लिए शेड्यूल है। बाकी आप लोग ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो IIT जैम MS 2026 के लिए हैं, और आप में से कुछ बच्चे गेट स्टैटिस्टिक्स 2026 के लिए, ठीक है ना। तो ये कोड यहाँ MS लिखा गया है, ST लिखा गया है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो ये है IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2026, गेट स्टैटिस्टिक्स 2026। और जो CSIR नेट है उसमें भी एक्चुअली MS लिखते हैं हम, तो MS वहाँ पे है मतलब मैथमेटिकल साइंस, यहाँ है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, है ना। सो जैम में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, गेट स्टैटिस, ये कोड है जो ऑफिशियल कोड है वेबसाइट पे या एग्जाम में आपको मिलेगा, है ना। तो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस 2026। तो जो गेट वाले वो नेट की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैंने हर बार मैं कहता हूँ, कोई एक बैच खरीदोगे बाकी बैच फ्री मिलेगा, इन द सेंस आप जैम में हो, क्योंकि लिंक पूरे क्लास का सेम रहता है, इन सबका लिंक कॉमन ही रहेगा। सर ये जो नेट 2026 है, ये हाँ, दिसंबर 2025 का है क्या? ये जो कौन सा? क्रैश कोर्स चल रहा है, ये नहीं, ये अभी ये जून नेट के, का। ये अभी जून के लिए चल रहा है। अभी एग्जाम होना है ना जून जुलाई में। अच्छा अच्छा, नेट का एग्जाम दिसंबर 2 बार का जो होता है। है ना। नहीं, नेट का एग्जाम 2 बार होता है साल में, ठीक।
दिसंबर हाँ 2024 में जो एग्जाम होना था वो भी फरवरी में हुआ था, 2 महीने डिले होके, ठीक। तो अभी जून में एक एग्जाम होना है, तो वो थोड़ा डिले होके हो सकता है जुलाई अगस्त में हो, है ना, जुलाई अगस्त तक, तब तक ये क्रैश कोर्स बैच चलेगा, तो ये उसके लिए है। फिर क्रैश कोर्स के बाद जब ये खत्म, मतलब एग्जाम मान लो अभी एग्जाम्पल के लिए जून में जो एग्जाम होना है नेट का, वो अगर जुलाई या अगस्त में होता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगस्त में एग्जाम 1 अगस्त को हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो फिर 2 अगस्त से हमारा एक नया बैच आएगा प्रयास नाम का नेट का, जिसमें हम पूरा सिलेबस कराएंगे, पूरा PYQ कराएंगे, फिर मॉक टेस्ट और डाउट ये सब चलेगा जैसे जैम गेट का होता है, तो उस तरह से वो तब क्या स्टार्ट दिसंबर होगा। का है क्या? मतलब वो जो नया बैच है वो दिसंबर का है क्या नेक्स्ट जून का? ये वाला नहीं, वो एक हाँ साल ना, का वो होता जो है, एक क्रैश साल कोर्स का। के बाद। अच्छा हाँ, अच्छा, 1 साल का नेक्स्ट जून चलाते हैं हम लोग, का, हाँ, अच्छा। मैं 1 साल का बैच चलाता हूँ, जैम का भी 1 साल का बैच है, गेट का भी 1 साल का है, नेट का भी 1 साल का है। तो अगर अगस्त में शुरू करेंगे नेट का बैच, तो अगले जून जुलाई में जो एग्जाम होगा तब तक चलेगा, ये है 1 साल के लिए, ठीक है। और तो ये जो नया बैच है इसमें मैथ और स्टैट का जो कौन सा डेट पे कौन सा होगा, ये बता दीजिए। अच्छा, उसका देखते हैं, अभी पहले इस बैच में पूरा मैं पहले स्टैट्स पूरा पहले पढ़ाऊंगा, तो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पहले कंप्लीट होगा इसमें, ठीक है। ये जो बैच 2 स्टार्ट किया है, इसमें अभी वीक में 5 डेज या 6 डेज या 7 डेज जो भी पॉसिबल होगा, डेली मैं ही क्लास लूंगा, और इसमें अभी पहले स्टैटिस्टिक्स पोर्शन स्टार्ट होगा, और पूरा जैम का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पहले कंप्लीट करूंगा, ठीक है। सो इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं जब जरूरत पड़ेगी तभी समझा दूंगा, या जिन लोगों को अपना टाइम है, तो ऐप में परिमल सर जो भी पढ़ा रहे हैं, बैच 1 में मैथ्स पढ़ा रहे हैं परिमल सर एकलव्य 1 वाले में, उनका रिकॉर्डेड लेक्चर भी ऐप में है। पिछले साल मैंने मैथ्स पोर्शन पढ़ाए थे एकलव्य 1 एकलव्य 2 दोनों में, उसका भी मैथ्स पोर्शन है, सो वहां से देख के भी आप मैथ्स पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें अभी सिर्फ स्टैट्स चलेगा टिल वी कंप्लीट फुल स्टैट सिलेबस, उसके बाद फिर मैथ पे आएंगे, है ना। इसमें पहले मैथ, अभी जैसे मैथ चलेगी तो मैथ विल कंटिन्यू। 1 मिनट, ये लाइट चला गया, तो इसका मतलब है ये बंद हो गया। एक मिनट, हाँ मैं ऑडिबल हूँ ना, ठीक है। सो ये लाइट चली गई तो इन्वर्टर बंद हो गया, तो क्वेरीज क्या है एक बार देख लेते हैं, क्वेरीज जो आपके हैं। सो आपका क्लियर हो गया जी, सुब्रनील जो पूछ रहे थे आप, क्लियर है ना। वो अभी हाँ पहले स्टैट्स पोर्शन जो सेकंड बैच आज से शुरू कर रहे हैं हम, जो जिसका टाइम है अभी 8 to 9:30, उसमें डेली मैं पढ़ाऊंगा 7 दिन, पूरा स्टैट सिलेबस पहले जैम का कंप्लीट होगा, फिर मैथ पोर्शन, फिर जो एक्स्ट्रा सिलेबस है गेट का वो कंप्लीट होगा, फिर बाद में नेट का बैच भी आ जाएगा, जिनको नेट करना है तो नेट अलग से कंटिन्यू कर सकते हो। बट यू प्रायोरिटाइज वन एग्जाम, आप एक फिक्स कर लो, जैसे गेट के लिए कुछ बच्चे होंगे जिनको जॉब चाहिए तो वो ठीक है, जिनको PhD के लिए करना है, तो PhD करने के लिए दोनों ऑप्शन आपके पास है, नेट के थ्रू भी PhD होता है, गेट के थ्रू भी PhD होता है। गेट का 3 पर्पस है, अगर आप वेबसाइट खोल के देखेंगे तो वहाँ लिखते हैं वो लोग कि गेट का पहला पर्पस है एमटेक एडमिशन, जिसमें आपको 12,500 आई थिंक पर मंथ की फेलोशिप मिलती है एमटेक के दौरान। PhD दूसरा उसका पर्पस है कि जो IITs या NIT जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी वहाँ पे PhD के लिए, जहाँ पे आपको 37,000 पर मंथ फेलोशिप मिलती है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर ऑफ PhD, एंड 41,000 फेलोशिप मिलेगी पर मंथ नेक्स्ट 3 ईयर ऑफ PhD, तो 5 साल आपको फेलोशिप देता है गेट एग्जाम। और तीसरा पर्पस है जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसमें जॉब के लिए। तो ये 3 पर्पस है गेट का। जैम का एक ही पर्पस है, MSc में एडमिशन, IITs में, NITs में, IIITs में, आइजर्स में, जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। तो जैम के थ्रू आपको IIT में 5 ऑप्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट खोल के अभी। सो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या रीच है, उसका स्कोप, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उसके क्या क्या स्कोप हैं, तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो जैसे जैम का, नेट का भी, नेट का 3 पर्पस है ना, जो CSIR नेट का एग्जाम है। जैम का एक ही पर्पस है, MSc में एडमिशन, चाहे वो IIT हो, NIT हो, आइजर्स हो, IIIT हो, ISC बैंगलोर हो, है ना, डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है इसमें। और गेट का बताया 3 पर्पस है, एमटेक एडमिशन, PhD एडमिशन, PSU जॉब। नेट का भी 3 पर्पस है, CSIR नेट के थ्रू आप जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या IITs एंड IITs हो, इसमें CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए लेक्चरशिप के लिए, उसमें है ना लेक्चरशिप नेट जो होता है, तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, एक तो वो रहता है। दूसरा है PhD एडमिशन के लिए भी JRF क्वालिफाई होगा तो PhD में एडमिशन हो जाएगा। तीसरा कैटेगरी है मतलब एक तो लेक्चरशिप हो गया जॉब के लिए नेट, दूसरा JRF जिसमें आपको फेलोशिप मिलेगी, और तीसरा PhD ओनली कैटेगरी है, मतलब आपको PhD में एडमिशन हो जाएगा उसके बेसिस पे। PhD एडमिशन के लिए तीसरा कैटेगरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था,
जिसमें आई थिंक फेलोशिप का कोई गारंटी नहीं है ना। इंस्टीट्यूट जो फेलोशिप देगी, इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बेसिस पे आपको पीएचडी ओनली कैटेगरी एक है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी में, ठीक है। तो ये पर्पस है। अभी थोड़े क्वेरीज पे आते हैं। आप लोगों के मन में जो भी क्वेरीज हैं एक बार पूछ लो, सो दैट कल से हम लोग कंटेंट शुरू करें, फिर टीचिंग करेंगे, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है ना। तो चैट में आते हैं सर एक एक करके। हाँ, सर इसका सिलेबस कब तक खत्म होगा, एकलव्य 2 का? 2 का जैसे अभी क्या चल रहा है, जून स्टार्ट हुआ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर एंड तक अगर मैं पढ़ाऊंगा मैथ स्टैट्स दोनों, तो सितंबर एंड तक, या मैक्सिमम जैसे पिछले साल भी हम 1 जून को बैच स्टार्ट की, इवन मुझे लगता है हाँ 1 जून को, ये 1 जुलाई को भी स्टार्ट किया था। तो मतलब पूरा मैथ स्टैट्स पोर्शन अगर मैं कराता हूँ तो उसमें अराउंड 4 से 4.5 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जैसे स्टार्ट करेंगे इसका सितंबर एंड, या अगर डिले हुआ तो 15 अक्टूबर तक आपका सिलेबस पक्का खत्म हो जाएगा एकलव्य 2 का। एकलव्य 1 का सितंबर एंड तक खत्म हो चुका होगा, ठीक है। एकलव्य 1 जो चल रहा है तो उसमें सितंबर हाँ एंड से पहले खत्म हो जाए, मतलब सितंबर खत्म होने से पहले सिलेबस हो चुका होगा, और इसका हो सकता है 15 अक्टूबर तक जाए, ठीक है। सर इसमें कंटेंट जो होगा, जैसे एकलव्य 1 तो बहुत पहले से चालू था, तो अभी ये वाला अभी चालू हुआ है, तो कंटेंट जो है इसमें जैसे बेसिक्स से कराया जाएगा या फिर थोड़ा सा ऊपर से कराया जाएगा? देखो स्टार्ट तो बेसिक से ही करेंगे, लेकिन उतना डिटेल में बेसिक डिस्कस नहीं हो पाएगा जितना उसमें हुआ है, क्योंकि उसमें एक्चुअली वो जनवरी से ही स्टार्ट हुआ था बैच। तो उसमें परिमल सर आराम आराम से मैथ्स पढ़ा रहे थे, मैंने मई में शुरू किया स्टैट्स पढ़ाना, समझिए लास्ट मंथ, ठीक है। अप्रैल में कुछ क्लासेस लिया, मेनली मई में। तो मैंने मई से एक्चुअली पढ़ाना शुरू किया स्टैटिस्टिक्स एकलव्य 1 में, अभी 1 महीने हुए हैं। उससे पहले पिछले 4-5 महीने से वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा है कि वो काफ़ी टाइम लेते हैं, आराम आराम से पढ़ाते हैं ना। पिछले 4-5 महीने समझो सिर्फ मैथ्स ही चल रहा है उसमें। तो उसका रिकॉर्डेड भी ऐप पे है, तो अगर आप देखना चाहो तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो ऐप पे, जो उन्होंने अभी तक पढ़ाया है मैथ्स का बेसिक से एकदम पढ़ाया है। सो वो है, मैं भी बेसिक ही पढ़ाता हूँ। जिसमें जब स्टार्ट करेंगे कोई टॉपिक तो उसके जो प्री रिक्विजिट है वहाँ हम 11-12 से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो पहले 11-12 में जो आपने वो सब चीज़ें पढ़ी हैं पहले वो डिस्कस होगा, या जिसकी ज़रूरत है पहली क्लास में वो डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे जैम सिलेबस पे जाएंगे। तो स्टार्ट यहाँ भी बेसिक से होगा, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं करेंगे, 1 क्लास 2 क्लास बेसिक पे देंगे, फिर बाकी हम एक्चुअल कंटेंट जो होगा जो जैम की रिक्वायरमेंट है उस पर वर्क करेंगे, जैम या गेट का जो है। ठीक है सर। सर इसमें बुक्स वगैरह क्या रहेंगी सर, जैसे जैम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना है तो? जैसे सर एफएमएस रखी हुई है, और हाँ कॉलेज एफएमएस वालों ने अच्छा सर है। एक एचके दास करके है, और एक एचके दास का क्या है, वो मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स का। हाँ सर एक उसका था, और एक एसके मापा था सर, यही अभी करवाई थी हाँ काफ़ी है बुक्स। उसके। तुम एचके दास वाली बुक, आई थिंक एचके दास की बुक का जो हेडिंग है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नाम से होगा, तो उससे भी कर सकते हो आप लोग, उसमें कैलकुलस पोर्शन ठीक होगा, है ना। बाकी बुक का अगर देखना है तो बहुत सारे बुक का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में है, तो स्टैटिस्टिक्स में जैसे आपने बताया एफएमएस है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। सो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इसमें बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे बाई गुप्ता एंड कपूर, है ना। बाकी इनका ही आई थिंक एक और ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स शायद इनका एक बुक है, उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आई थिंक होगा, ऐसा है ना कुछ ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स नाम से। सो कभी ये बाकी और अगर बुक देखना हो, रॉस का बुक आसान अगर बुक जाना हो तो रॉस का बुक है फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी है ना। फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी या प्रोबेबिलिटी होगा, जस्ट फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी बाय एसएम रॉस, ये है। या और भी अगर आप देखना चाहो तो कुछ आसान इसी लेवल की आसान बुक की एक आती है प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। सो लेकिन ये बहुत इजी बुक है बाय, लेकिन उसका कंटेंट उस लेवल तक नहीं है, लेकिन बिगिनर के लिए ठीक है। प्रसन्ना साहू की बुक है, आप गूगल करोगे इसको मिल जाएगा। एंड जैसे बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ये थोड़े एडवांस लेवल की बुक है बाय कैसेला एंड बर्गर। सो ये हर जगह आपको नाम मिलेगा कैसेला वर्जन वाली। और बाकी जो मैं फॉलो करता हूँ इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू, तो इन सब में ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है, थियोरेटिकली बुक अच्छी लिखी गई है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय वी के रोहतगी एंड
बाकी बुक बहुत अच्छी है, आप ऐसे गूगल कर लोगे तो आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे बुक के, लेकिन कोई एक दो बुक उठाओ, उसको ढंग से बार बार रिवाइज कर सकते हो। बुक नहीं पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। आप जितना कंटेंट मैं कराता हूँ उतना करो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। जो PYQ असाइनमेंट है, नॉन PYQ हमारे DPPs हैं, वो सॉल्व करो जहाँ से प्रॉब्लम मिलता है डिफरेंट। जितना ज़्यादा मतलब ज़्यादा फोकस थ्योरेटिकल पे होने के बजाय मोर फोकस आपका होना चाहिए एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एंट्रेंस निकालने के लिए, ठीक है। सो VK रोहतगी एंड AKMD सेल जो है, सो सेल है। तो ये बुक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप जाएंगे तो है ना, बाकी ये अकेला बुक पूरा सिलेबस कवर करता है, ये अकेला बुक पूरा सिलेबस कवर करता है। ये अकेला बुक ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं, 90% सिलेबस कवर करेगा। ये वाले बुक सिर्फ प्रोबेबिलिटी कवर करता है, इसमें आई थिंक पूरा आपका मिल जाएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस स्टैट्स पोर्शन का होगा इसमें। फिर जैसे मैथमेटिक्स पोर्शन पे आप आएंगे तो इसके भी कई सारे बुक्स हैं, है ना। जैसे अगर आप देखेंगे एक रियल एनालिसिस, अगर मैं फॉरेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने इसके मापा कहा, तो ये भी अच्छा बुक है। तो इससे मेनली आपका सीक्वेंस सीरीज कैलकुलस है ना, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा नहीं होगा इसमें, इसको कर सकते हैं। इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन पे जाएंगे, सो इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस बाय इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय बार्टल एंड सेवर्ट, RG बार्टल एंड सेरवर्ट होगा, ये है। फिर जैसे अगर आप ऐसे एक और होता है, मलिक अरोड़ा की बुक आती है, मैथमेटिकल एनालिसिस बाय मलिक एंड अरोड़ा, सो ये भी देख सकते हैं। सो मैथमेटिकल एनालिसिस मलिक एंड अरोड़ा, ये दोनों DU के प्रोफेसर हैं, जो खालसा कॉलेज DU में है, जो लोग DU से होंगे तो वहाँ के प्रोफेसर थे। सो ठीक है, और गुप्ता कपूर जो थे आई थिंक हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे DU में। सो यहाँ पे ठीक है, फोर्थ वाला जो है, तो ये सब इन तीनों बुक अगर आप देखें कोई एक बुक, तो इसमें आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और रियल एनालिसिस, उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज जो आपको ज़रूरत है वो मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा का अलग से बुक फॉलो करना पड़ेगा। सो लीनियर अलजेब्रा के लिए कई सारे कंटेंट है। सो ये गिलबर्ट स्टैंज की बुक आती है, आप ये देख सकते हैं। ये गिलबर्ट स्टैंज है ना, अभी MIT में प्रोफेसर थे, पिछले 60 साल उन्होंने पढ़ाया MIT में अराउंड, है ना। तो अभी जस्ट रिटायर हुए थे 1-2 साल पहले। तो इनका वीडियो लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखोगे तो गिलबर्ट स्टैंज का, जो MIT में वो ओपन, जैसे DU में SOL है ना, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, या इग्नू जैसे होता है, तो वैसे ही MIT का जो ओपन कोर्सेज होते थे उसमें वो पढ़ाते थे, तो उनका वीडियो लेक्चर्स भी हैं यूट्यूब पे। फिर और अगर देखना है, एक सॉम सीरीज का आता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, आप देख सकते हैं, उसका स्पेलिंग देखना पड़ेगा क्या है। तो उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप ये देख सकते हैं, इसका जो है नाम जो है, तो ऐसा कुछ इसका नाम है, आप ये देखेंगे लीनियर अलजेब्रा जो है, ये एक है, तो ऐसा कुछ नाम से आएगा, SCHAU सॉम्स आउटलाइन। इसमें प्रॉब्लम मेनली है, ये ऊपर लिखते भी हैं कि इनमें अराउंड इनके जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम रहते हैं अराउंड, है ना। 500 से 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें सॉल्व, ये है ना, मोर देन 500 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व होगा। और इसका जो ऑथर है ये है लिप्सोनन, ठीक है। ये 2 ऑथर हैं इनके, तो ये देख सकते हैं आप। और भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप अगर देखना चाहेंगे, जैसे बहुत हाई लेवल पे जाएंगे तो हॉफमैन कूंज की बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो जाएगी, वो थ्योरेटिकल है ना। हेलो। जी हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि
जैसे हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पहले करेंगे मैथ से, तो उसके क्वेश्चन सोल्व करने में ऐसे कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी हमें? कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो जो ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, जैसे जो भी ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, इतना तो आता होगा, मुझे लगता है 11 12 का एक बार रिवाइज कर लेना जो लोग बिगिनर है। जी सर जी। हाँ, तो उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 11 12 वाली चीज़ें अगर आप रिवाइज कर लेंगे ना तो हो जाएगा। जैसे 11 12 में टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक बार देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ओके सर। तो अगर मैथ्स और स्टैट्स सिमुलटेनियसली चले तो अच्छा होता है। क्या पैरेलली? हाँ सर, 5 2 ऐसा होगा अगर। अच्छा, वैसे करें तो वैसे भी कर सकते हैं। सर सर नहीं तो 3 दिन मैथ और 3 दिन स्टडी ऐसे चल रहा है तो। अच्छा, वैसा कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, अगर 3 दिन मैथ 3 दिन स्टैट्स भी कर सकते हैं, सो ये भी किया जा सकता है। ठीक है, प्लान करते हैं अगर ऐसा है तो वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस पर विचार करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। बाकी चैट में आते हैं जो लोग कह रहे हैं कि ठीक है ना। सो एकलव्या 1 में मैथ्स ऐसे चल रहा होगा तो आप वहाँ भी अटेंड कर सकते हैं मैथ्स की क्लास, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डेड थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लाइव में थोड़ा इंटरेक्शन करोगे तो ठीक रहता है, मतलब लाइक झेल लोगे, वैसे रिकॉर्डिंग में थोड़ा मुश्किल होता है नहीं तो ये, लेकिन वो देखना पड़ेगा। अगर रिकॉर्डेड, जैसे रिकॉर्डेड में भी मेरा भी लेक्चर्स हैं, परिमल सर का भी है, तो वो देख के कंप्लीट कर सकते हो और चाहो तो, नहीं तो लाइव में करना, लाइव में भी कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले देखते हैं 3 दिन कर सकते हैं हम लोग। ये क्या कह रहे हैं मंथन आप, सर प्लीज़ टेंटेटिव ड्यूरेशन, हाँ बताया ना, ये 4 महीने का है, आपको सितंबर एंड तक या मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका। हाँ, क्योंकि आपको देखो बहुत सारी सर चीज़ें यहाँ करने को है आपको। हाँ, पहले तो देखो जो हमारा टारगेट होता है, पहले मैं आपको फुल सिलेबस कराऊंगा, इसमें मैथ्स एंड स्टैट्स पोर्शन दोनों। फिर आपका 20 साल का PYQ मैं क्लास में भी कराऊंगा या आपको खुद भी करना है, सो ये मैं क्लास में ही कराऊंगा। फिर आपके आएगा जो 200 मॉक टेस्ट, ये भी मिलेंगे आपको। तो जो फुल लेंथ टेस्ट है वो ऑलरेडी सॉल्यूशन के साथ होगा, जब आप सबमिट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन खुद ही डिटेल में दिख जाएगा, तो उसके जो डाउट होगा वो भी हम रखेंगे। तो ये मॉक टेस्ट है ना, तो ये हम डाउट सेशन रखते हैं कि जो भी टेस्ट में आपका डाउट होगा एक एक करके, तो ये डाउट सेशन अलग से, मॉक टेस्ट का डाउट सेशन होता है, PYQ ये डिस्कशन अलग होता है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी डाउट क्लास डेली हम रखते हैं, उसमें आप डिफरेंट प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो और जो डाउट है वो पूछ सकते हो, ये डेली रहता है ना। सो ये भी डेली है, तो ये तो डेली अभी चल ही रहा है। तो आपको समहाउ सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स ढंग से सॉल्व करने, पहले यूनिट वाइज बाद में ईयर वाइज, है ना, और उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट देख सकते हो। तो इसका अराउंड 4 महीने का ड्यूरेशन होगा, ये 1 महीने में हो जाता है, ठीक है। और ये तो अभी है ना आपको देखना है, तो जैसे अभी कितना टाइम बचा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सो आपके पास टोटल 8 महीने हैं एग्जैक्ट, है ना, क्योंकि 2 फरवरी को इस बार एग्ज़ाम हुआ था। तो जो भी अगली बार फर्स्ट या सेकेंड संडे आएगा फरवरी में, तो आपका जो एग्ज़ाम किस डेट को होगा जैम का, तो अगर आप देखोगे कि 2026 में फरवरी में दूसरा संडे कब आता है, सो सेकेंड संडे है, फर्स्ट संडे है 7 को, सेकेंड है 14 को, तो ये लगा लो 7 फरवरी को आपका 2026 का एग्ज़ाम होगा जैम का राउंड, ठीक है। जो जैम 2026 का एग्ज़ाम होगा वो 7 फेब 2026 को होगा, ठीक है। ये फर्स्ट या सेकेंड संडे को रखते हैं, तो फर्स्ट संडे 7 को आता है, सेकेंड संडे 14 को होगा, अगर वो सेकेंड संडे को रखेंगे तो 14 को होगा। तो ये आपका एग्ज़ाम डेट होगा 7 फेब 2026 को जैम का। गेट का एग्ज़ाम भी इसी के आसपास होगा, या तो है ना, जैसे 7 को संडे है तो 6 तारीख को, सॉरी सैटरडे है ना, सर फर्स्ट संडे 1 तारीख को है। 8 है, हाँ सॉरी, 7 को सैटरडे है ना, तो 8 को पहला संडे 8 को है, और दूसरा संडे जो है वो अच्छा 1 8 15, सर 1 को है पहला संडे, 1 तारीख को। हाँ हाँ सही सही, 1 8 15 ना, अच्छा ठीक है, मैं सैटरडे देख रहा था, ठीक है। तो 1 तारीख को है तो मे भी 8 को होगा, जनरली ज़्यादातर सेकंड को ही सेकंड, इस बार पहली बार हुआ है कि आपको फर्स्ट संडे को ही दे दिया था ना, सेकंड फेब को हुआ था, तो जनरली 8 फेब का आसपास ले सकते हो, नहीं तो अगर पहले हुआ तो हो सकता है फर्स्ट फेब को भी हो सकता है, अगर जल्दी करेंगे तो, थोड़ा डिले नहीं करेंगे, या तो 1 फरवरी को होगा या 8 फरवरी को होगा, दोनों संडे है, तो ये आप मान के चलो, ठीक है। तो आपके पास एग्जैक्ट 8 महीने हैं, मतलब 240 दिन के आसपास है ना, तो 1 2 दिन एक्स्ट्रा लगा लो, सो अराउंड 240 डेज आपके पास प्रिपरेशन का, या तो एग्ज़ाम इस डेट को होगा जैम को, या इसका गेट का भी एग्ज़ाम इसी के आसपास होगा, जैसे सैटरडे है ना 7 को मैंने बोला है,
तो हो सकता है गेट का एग्ज़ाम 7 फरवरी को सैटरडे को हो या 14th को हो, इस एक दिन पे एक टाइम पे नहीं होगा, जनरली बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है ना। और इसका जो टाइम रहता है जो अभी तक हिस्ट्री रहा है 2 to 5 रहता है ना, ये एग्ज़ाम टाइम रहता है इसका जैम का। सर वो 2023 में वो एक दिन में ये हो गया था हाँ आ जैम गया और था, लेकिन वो अलग था, शिफ्ट अलग था, है ना, कि जैसे 9 से 12 में गेट स्टैट्स का एग्ज़ाम था और 2 से 5 में जैम स्टैट्स का एग्ज़ाम था, वो 23 में ऐसा हो गया था। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं, वो उस दिन बस उसमें हुआ था, तो वैसा हो गया था, बस एक टाइम पे नहीं रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे 2 दिन देते हैं, ठीक है। जैम में भी 2 पेपर देना अलाउड है, तो आई विल सजेस्ट कि जो बच्चे जैम एमए कर रहे हो या एमएस कर रहे हो, यू कैन आप, है ना, तो जैम एमए का भी फॉर्म भरो और जैम एमएस का भी फॉर्म भरो। इससे थोड़ा फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनका 2 अलग अलग गेट है, एक जैम एमए, जैम मैथमेटिक्स और जैम स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। जैसे आईआईटी बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च में एमएससी है, दोनों कोर्स है, इससे 7 सीटें हैं, इससे 8 सीटें हैं। आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सॉरी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो इससे 15 सीट है, इससे 5 सीट है। आईआईटी पलक्कड़ में एमएससी मैथमेटिक्स है, इससे 15 सीट है, इससे 5 सीट है, ऐसा है। फिर है ना, और एनआईटीज़ में भी, तो एनआईटीज़ में जैसे मान लो एनआईटी वारंगल है, एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, तो इससे भी एडमिशन है, इससे भी एडमिशन है। तो और भी एनआईटीज़ जो हैं, एनआईटी में जो एमएससी या डेटा साइंस वाले कोर्सेज हैं ट्रिपल आईटी में, या जो है ना ट्रिपल आईटी जैसे ग्वालियर है या ट्रिपल आईटी लखनऊ है, तो इन सब में दोनों से एडमिशन है। तो जैसे इसका जैम एमएस का जो 30% पार्ट है सिलेबस का, वो जैम एमएस का जो 30% पार्ट है ना, वो जैम एमए का अराउंड 80% पार्ट को कवर करता है। उसमें सिर्फ 2 टॉपिक छूट जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और ग्रुप थ्योरी। मतलब जो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में जितना मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे ना, उतनी ही सिलेबस यहाँ भी है, जो कि इसका 80% सिलेबस है वो। मतलब जैम एमएस का जो 30% सिलेबस है, मतलब 30 मार्क्स का जो सिलेबस है मैथ्स का, वो यहाँ पे 80 मार्क्स का सिलेबस है। सिर्फ 2 टॉपिक एक्स्ट्रा इसमें रह जाता है, वो ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये है। सो जैसे जैम एमए वाला बच्चा जैम एमएस देगा, तो उसके लिए बस उसके पास 30 मार्क्स का एडवांटेज रहेगा, मतलब जैम एमए को एक्चुअल तैयारी किया है, तो उसका जो पूरा सिलेबस पढ़ेगा तो वो इसमें सिर्फ 30 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाएगा। लेकिन आप जैम एमएस का बच्चा हो और एमए का एग्जाम दोगे, तो आपके लिए जो फैमिलियर सिलेबस है वो अराउंड 80 मार्क्स का होगा, जैम एमए का, ठीक है। सर 55 मार्क्स का बोल रहे थे आप एक लेक्चर में। जी जी सर आप एमए में एमएस का मैथमेटिक्स का पोर्शन 55 मार्क्स का बोल रहे थे एक बार। नहीं 50, वो तो गेट में बोला होगा शायद। नहीं सर, एक बार मैंने परिमल सर से भी पूछा था, उन्होंने भी 55% ही बोला था। 55% ही है, एक बार देख लो सिलेबस ओपन करके। मुझे तो लगता है कुछ पार्ट को छोड़ के, हाँ 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा होगा, देख लेते हैं, चलो अभी ओपन करके देख लेते हैं। सो मुझे तो लगता है 70-80% है अराउंड, क्योंकि ये जैम एमएस का सिलेबस है, ये देखो। तो इसमें आपको पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब अगर जैम एमए का अगर आप सिलेबस देखो, ये ठीक है ना, तो अगर जैम, और इसके बाद ये 30 नंबर का आपका है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन आपके पास 30 मार्क्स का है, 30% वेटेज इस पे दिया जाएगा, 30 मार्क्स का इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और 70 मार्क्स का यहाँ से आएगा। प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इस पार्ट से आपके 70 मार्क्स। अब यहाँ देखो जैम एमए का अगर सिलेबस हम लोग देखें, सो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक होता है जो वहाँ पे ज़्यादा है, स्टैट्स में कम है, वो तो आप देख सकते हैं ना। तो ये आप वेबसाइट पे जाके सिलेबस देखेंगे, सो एक बार देख लो आप लोग। सो यहाँ पे जो है ये जैम मैथमेटिक्स का सिलेबस है, देखिए। तो ये जैम मैथमेटिक्स है, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, तो मोर और लेस ये आपका वहाँ पे है, कुछ 1-2 टॉपिक यहाँ एक्स्ट्रा लिखा होगा। फिर फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, कैलकुलस, 1 वेरिएबल कैलकुलस, ये भी जैम एमएस में ये भी है, जैम एमएस में ये भी है, ये भी जैम एमएस में है, ये भी जैम एमएस में है, ये जैम एमएस में नहीं है, और ये भी जैम एमएस में है, ये भी जैम एमएस में है, ये नहीं है। तो मेनली जो नहीं है जैम एमएस में, वो ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है। तो मान लो 10 नंबर का यहाँ से 10 नंबर के, वो तो मैं गेस कर रहा हूँ, अगर हो सकता है 15-15 नंबर का हो तो 30 नंबर का। सो अराउंड वो एग्जैक्ट आप कोई पेपर डाउनलोड करके काउंट कर सकते हो आप चाहो तो, है ना, कि इन टॉपिक से कि डिफरेंशियल इक्वेशन से कितने मार्क्स का आया
और ग्रुप थ्योरी का कितने मार्क्स का आया। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका जैम एमएस के सिलेबस में नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि जैम एमएस में क्वेश्चन आसान आते हैं कंपेयर टू जैम एमए, क्योंकि एमए में कोर मैथमेटिक्स फील्ड है इनका, तो इसके क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होंगे, डीप होंगे, थोड़े है ना थ्योरेटिकल ज़्यादा होंगे दैन कंपेयर टू मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये थोड़ा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो ये सिलेबस है जैम मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इसमें आपको लगेगा कम सिलेबस है हालांकि, ठीक है। सो ये है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, मतलब 70-80% मुझे लगता है, मतलब मार्क्स एग्जैक्ट एनालिसिस कर सकते हो क्योंकि, ठीक है। तो अभी हम आगे आते हैं। तो यू कैन गिव 2 एग्जाम्स इन जैम पेपर, तो एमए एमएस दे सकते हो। सेम गेट में भी 2 पेपर अलाउड है। तो जो बच्चे गेट स्टैटिस्टिक्स से तैयारी करते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू ऑल्सो अप्लाई फॉर द गेट डेटा साइंस, है ना। जो जैसे आप अगर यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको, गेट में 2 पेपर देना अलाउड है। जैसे गेट स्टैटिस्टिक्स का आप अगर सिलेबस देखोगे तो क्योंकि गेट मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए जो गेट स्टैटिस्टिक्स के बच्चे हैं, तो आप गेट स्टैटिस्टिक्स के साथ गेट डेटा साइंस का एग्जाम दो, ठीक है। सो 2 पेपर अलाउड है, गेट में भी 2 पेपर अलाउड है, जैम में भी। सो जैम एमए एमएस दे सकते हो, जो बच्चे एमएस वाले हैं या एमए वाले हैं वो भी एमएस का फॉर्म भर सकते हो, एमए वाले एमएस का, तो दोनों कभी एक साथ नहीं होगा। जैम एमए का एग्जाम 9 से 12 होता है सेम डे, और एमएस का एग्जाम 2 से 5 होता है, तो सारे 2 सारे 12। ये गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। तो ये कैलकुलस है, ये मोरलेस जैम में भी है, 1-2 टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा होगा, बट ये जैम में भी है। मैट्रिक्स थ्योरी लेने पड़ा, ये भी जैम में है, कुछ टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा, वो हम बाद में देखेंगे सर कराएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये भी जैम में पूरा है, और 1-2 टॉपिक है ना हो सकता है एक्स्ट्रा हो, बाकी ये भी जैम में पूरा है। ये जैम में नहीं है, तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस एक्स्ट्रा है जिसके 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक्स्ट्रा। फिर ये एस्टिमेशन जैम में भी है, कुछ पार्ट यहाँ एक्स्ट्रा हो सकता है। टेस्टिंग जैम में भी है, कुछ पार्ट यहाँ 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा होगा। नॉन पैरामीट्रिक जैम में नहीं है, तो इसके भी 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इसके भी वही 5 नंबर के आसपास आते हैं, और रिग्रेशन भी जैम में नहीं। तो जैम के अलावा गेट में क्या है, तो ये है रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो ये 4 टॉपिक है जो गेट के सिलेबस में एक्स्ट्रा है दैन जैम। तो इसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 20 to 25 मार्क्स का है, ठीक है। सो ये जो 4 टॉपिक है इसका अराउंड वेरी करता है, कभी 20 मार्क्स कभी 25 मार्क्स, तो 20 से 25 मार्क्स का आपका ये एक्स्ट्रा सिलेबस है गेट में। प्लस गेट में 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, पहला 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मतलब पहला 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, अगला 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के एप्टीट्यूड के होते हैं। तो गेट में 15 नंबर का एप्टीट्यूड अलग है, जैम के सिलेबस एक्स्ट्रा है, और ये 20 से 25 मार्क्स का ये सिलेबस एक्स्ट्रा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एप्टीट्यूड एग्जैक्ट 15 मार्क्स का है, और ये अगर 20 मान ले तो 35 हो गया, नहीं तो 40 हो गया। तो वहाँ अगर आप देखोगे जैम का पूरा सिलेबस अगर मैं कवर कराता हूँ, ये गेट के बच्चे जो गेट के बच्चे हैं गेट स्टैट्स के, जैम का 100% सिलेबस कवर करते हो, जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, तो आपका गेट में 60 to 65 मार्क्स का सिलेबस कवर होता है, ठीक है। तो 60 से 65 मार्क्स का सिर्फ अटेम्प्ट कर पाओगे उस जैम पूरा सिलेबस पे, ठीक है। उसमें भी अराउंड है ना 20 जो है 25 नंबर का मैथ्स आता है, और अराउंड है ना 35-40 नंबर का स्टैट्स है उसमें भी गेट में, और बच गया बाकी एक्स्ट्रा जो है, मतलब जैम वाले की बात कर रहा था। तो इसमें समझ गेट में क्या क्या सिस्टम है। गेट में एक तो एप्टीट्यूड है, फिर जैम वाला सिलेबस है, और जैसे गेट की बात करूं यहाँ पे मैं, तो मैं कह रहा हूँ इसके जो एग्ज़ाम होगा गेट एसटी में, तो इसमें 3 पार्ट समझो आप। एक तो एप्टीट्यूड आपको एक्स्ट्रा है, वो है 15 नंबर का। फिर एक्स्ट्रा स्टैट्स या मैथ्स का जो सिलेबस है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टैट्स या मैथ्स जो है ना, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स अदर देन जैम, ये अराउंड 25 मार्क्स का चलो लगा देता हूँ, ज़्यादा अपर बाउंड लगा देता हूँ, ठीक है। और इधर जो पूरा जैम एमएस का फुल सिलेबस अगर आप करते हो तो आपको अराउंड यहाँ से 60 नंबर का ले लगा लो, 60 से 65 अगर रेंज लगाऊंगा, 60 to 65, और यहाँ 20 से 25, ठीक है। तो मैंने वहाँ अपर बाउंड ले लिया, 25 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ 20 कर दिया, 60 कर दिया, तो ये 100 हो गया ना, देख लो। तो ऐसा है आपके पास। तो जो अभी पूरा सिलेबस करेंगे तो सिर्फ ये 60 नंबर की तैयारी होगी, उसके अलावा 15 नंबर का एप्टीट्यूड की अलग तैयारी करना है। तो एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं करना गेट वालों को। गेट में एप्टीट्यूड हर एग्जाम में कॉमन होता है, गेट मोर देन 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होते हैं, तो सबका एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट गेट के पेपर से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 500 क्वेश्चन अराउंड बैठ के सॉल्व कर लो डिफरेंट गेट पेपर से, तो एप्टीट्यूड की तैयारी हो जाती है। और ये आसान होता है,
15 मार्क्स के आते हैं, 10+ इजीली ला सकते हो, और 10 इज़ अ टू मच मार्क्स, एक एक मार्क्स से बहुत रैंक का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये है। बाकी एक्स्ट्रा सिलेबस भी आपको हम कराएंगे, स्टैट्स का जो है और मैथ्स का भी, मतलब 100% सिलेबस गेट का भी होगा, 100% जैम का भी होगा सिलेबस। ठीक है, तो ये पहले जैम का कंप्लीट कर लेंगे, फिर गेट का करेंगे। फिर है ना, गेट स्टैटिस्टिक्स 2019 में स्टार्ट हुआ था, 2019 में स्टार्ट हुआ था, 19, 20, 21, 22, 23, 25 तक एग्जाम हुआ ना, तो 2019 से 2025 तक के PYQ भी हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले यूनिट वाइज सिलेबस के साथ हो जाएगा, फिर ईयर वाइज होगा, सेम जैम का भी है, पहले सिलेबस होगा, फिर लास्ट 20 ईयर का पेपर जैम का डिस्कस करेंगे। जैम 2005 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा, DA का दिखा देता हूँ। तो गेट DA में क्या है, तो अगर गेट DA के सिलेबस में, हाँ सर जो गेट के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, मल्टीवेरिएट, स्टोकास्टिक, आप उसके लिए भी बुक बता देते एक बार। हाँ हाँ हाँ। तो एक तो अगर आपको रिकॉर्डेड में देखना हो जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, तो वो ऐप पे ऑलरेडी है। जैसे ऐप पे आप जाएंगे तो पिछले साल का रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, अर्जुना बैच का होगा, देखिएगा। सो अर्जुना 2025 बैच जो होगा, अर्जुना बैच होगा 2025 वाला, तो उसमें गेट का 100% सिलेबस कवर किया गया है। 100% सिलेबस होगा, क्योंकि पिछले साल मैंने गेट का अलग बैच चलाया था, मतलब शुरू से लेके एंड तक, जैम के साथ नहीं था पिछले साल, मतलब डे 1 से गेट बैच स्टार्ट हुआ था और एंड तक गेट का एक अलग बैच था। तो उसमें आप देखेंगे तो पूरा 100% सिलेबस प्लस जो 2019 से लेके 2024, क्योंकि 25 के लिए तैयारी करा रहे थे, 2024 का PYQ का एक एक क्वेश्चन डिस्कशन होगा उसमें। ठीक है, एक तो वो है। बाकी बुक का बात रह गया, तो देखिए बुक के लिए जैसे रिग्रेशन है, सो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आप देख सकते हो, मोंटगोमरी की बुक आती है, उसका हेडिंग क्या है देखते हैं। सो आई थिंक कुछ ऐसा है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, है ना, ये बुक है। सो वैसा होगा, तो ये वाला है। बाकी इसके लिए जैसे रिग्रेशन एनालिसिस के लिए एक तो मैं बुक का लिख देता हूँ, नहीं तो दूसरा सबसे अच्छा है, IIT कानपुर में एक प्रोफेसर है सलभ सर, उनका नोट्स में गूगल करोगे जस्ट सलभ सर रिग्रेशन नोट्स, तो आपको उनका पोर्टल आ जाएगा, और सारे लेक्चर नोट्स उन्होंने बना के अपलोड कर रखा है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो रिग्रेशन पार्ट है, रिग्रेशन एनालिसिस गेट के लिए, तो इसमें आप एक सलभ सर का नोट देख सकते हो, ये बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है प्रूफ के साथ। तो सलभ सर के नोट्स हैं जो कि IIT कानपुर की वेबसाइट पे अवेलेबल है, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा रिसोर्स है, ये बुक है, हाँ ये ना, इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। सो ये आप देखेंगे तो ये ऑथर जो इनका है, ये मोंटगोमरी है। सो दो तीन ऑथर है ना। सो एक तो एक ऑथर ये हैं, दूसरा इनके साथ है ई ए पेक, है ना, तीसरा है जी वाइनिंग। ठीक है, एक तो ये हो गया। बाकी दूसरा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। सो जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है इसके लिए बहुत फेमस बुक है उनका, जॉनसन एंड विल्सन का एक बुक है। हाँ, और मेनली जो मैंने पढ़ा है इनका है TW एंडरसन। हाँ एंडरसन वाले ना, जॉनसन एंड विचर्ड, एंडरसन, हाँ दोनों हैं। सो जॉनसन विचर्ड की देख सकते हो, एंडरसन की देख सकते हो, दोनों बुक है ना। सो एक तो ऑथर जो है एंडरसन होगा, और या दूसरा जो बुक है वही टाइटल वही है, जॉनसन एंड विचर्ड, है ना। सो विचर्न सॉरी, है ना। तो इनका है, ये देख सकते हो। और क्या रह गया, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस में
जो इंडियन ऑथर में अगर आप देखोगे, क्या है जी उनका नाम, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, जो IIT गुवाहाटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ना, जे मेधी है ना। तो इनका जो एक ऑथर है, तो ये सर्च करना, जे मेधी। ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने बुक आई थिंक रिटायर हो चुके हैं शायद। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो ऑथर है रॉस वाली, ठीक है, SM रॉस। सो ये थोड़े थ्योरेटिकल है SM रॉस की बुक, बट ठीक है, थ्योरम्स आप देख सकते हो। सो ये हो गया, और क्या रह गया उसमें, 4 टॉपिक एक्स्ट्रा है, नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामीटर। हाँ, सो यहाँ पे आपके पास है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक, है ना। तो इसमें जो आएगा कि बताइए जी, नॉन पैरामेट्रिक एक तो ये है गिबन्स एंड चक्रवर्ती, इनका बुक देख सकते हैं आप, गिबन्स एंड चक्रवर्ती ऐसा होगा एक है। और इंडियन ऑथर में भी देख सकते हैं, इंडियन ऑथर में आई थिंक इन लोगों, पुणे यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने लिखा था बुक। सो कई सारी बुक्स हैं ना, जैसे आई थिंक ईसा देवान भी उसमें है ना। ये लोग प्रोफेसर, वो ईसा देवान ISI दिल्ली में है, तो उनके साथ लिखा था उन्होंने। ये देखना, मुझे तो याद नहीं आ रहा, तो देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी गिबन्स एंड चक्रवर्ती का देख लेना, या कुछ ईसा देवान, और इसमें है तीसरा ऑथर ईसा देवान है उनमें, क्योंकि ये ISI दिल्ली में प्रोफेसर हैं, और बाकी 2 पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आई थिंक उनका नाम भी कुछ देश पांडे समथिंग, हाँ। सो ये हैं, ये दोनों देश पांडे हैं, 2 ऑथर, एंड ईसा देवान होंगे, ठीक है। तो ये लोग ये बुक देख सकते हो, ठीक है। एप्टीट्यूड के लिए PYQ सॉल्व कर लेना है, काफ़ी है। एप्टीट्यूड पोर्शन के लिए गेट में डिफरेंट एग्जाम्स के, गेट मैथमेटिक्स, गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डिफरेंट गेट पेपर्स के आप लोग PYQ लेके बस 10-20 पेपर का PYQ सॉल्व कर लो, उतना काफ़ी है एप्टीट्यूड पोर्शन अच्छा करने के लिए, ठीक है जी। सो सर गेट का स्कोर कितने इयर्स के लिए वैलिड रहता है? हाँ, गेट का स्कोर 3 साल का, जैसे जैम का जो स्कोर है, जैम इज लाइक OTP, सिर्फ एक बार के लिए, उस साल के लिए वैलिड। जैम की वैलिडिटी जस्ट 1 ईयर की है। जो नेट है उसमें भी JRF की नेट तो लाइफ टाइम है। जो नेट मतलब मैं लेक्चरशिप की बात कर रहा हूँ, मतलब एक बार आपने नेट निकाल लिया तो ज़िंदगी में कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जैसे जो एप्लीकेशन आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो उसमें नेट चाहिए, तो वो लाइफ टाइम वैलिड है ये। तो लेक्चरशिप के लिए लाइफ टाइम वैलिड है। और जो नेट में
है ना, ये लाइफ टाइम वैलिड है। नेट में जो JRF कैटेगरी होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे PhD में फेलोशिप मिलता है, सो ये 2 इयर्स के लिए वैलिड है। और जो गेट स्कोर है, गेट का जो रिजल्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड है। जब रिजल्ट आएगा तब से 3 साल के लिए, उसमें लिखा रहता है, जब डाउनलोड करोगे आप गेट का मार्कशीट तो उस पर लिखा आता है दिस मार्कशीट इज वैलिड टिल, जैसे मान लो अभी जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया 2025 में, तो 26, 27, 28 तक उनका वैलिड होगा, ठीक है, जून 2028 के अराउंड तक, या मार्च 2028 तक आई थिंक, क्योंकि वो मार्च में रिजल्ट आता है ना, तो मार्च 2028 तक 3 साल के लिए ना, तो 3 इयर्स तक के लिए वैलिड रहता है। ठीक है जी, बाकी पर्पस तो बताइए ना, अभी बता दिया मैंने। सो ये है। बाकी जैम के लिए स्कोप क्या है अगर आप ये देखोगे, सो अच्छा चैट में जो पूछ रहे हैं कि अच्छा मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो रहा है, आप टेस्ट दे सकते हैं अभी भी, मॉक टेस्ट वर्किंग है। तो मॉक टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो व्हाट्सएप ग्रुप का, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया गया ना, यू सी डिस्क्रिप्शन, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के नाम पे क्लिक करो तो आपको ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन आता है एक बार पढ़ो, उसमें सारा डिटेल्स है मॉक टेस्ट का, ठीक है, वहाँ देखो आप लोग तो आपको समझ आ जाएगा। वहाँ एक गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल करना है, उससे आपके मेल पे ID पासवर्ड आ जाएगा। हमारा ये मॉक टेस्ट पोर्टल है, सो ये हमारा मॉक टेस्ट पोर्टल है, वेबसाइट है ना mathstats.conductexam.com। तो इस पर आप टेस्ट दोगे तो बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस है ऑलमोस्ट जो एक्चुअल गेट या जैम एग्जाम का है, और उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस भी होंगे, यूनिट वाइज या मॉक टेस्ट। सो ये है, तो आपको जब ID पासवर्ड मिलेगा तो यहाँ से आप लॉगिन कर पाओगे। जैसे मेरे पास तो अभी सेव है तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो अच्छा ये कुछ गलत है इसमें, नहीं, सो देखना पड़ेगा, छोड़ो। तो अच्छा वो डिलीट हो गया ना पुराना ID पासवर्ड, इसलिए वर्क नहीं करेगा। तो अभी ये ऐसा नया बनाना पड़ेगा मुझे खुद भी, सो क्योंकि अभी फॉर्मेट हो जाता है, अभी नया बच्चे अगर आप लोगों के लिए पुराना ID पासवर्ड डिलीट हो गया। सो इसमें जो है, तो यहाँ से आप जाके, अभी टेस्ट इस पर अपलोड हो चुके हैं बहुत सारे, जो पुराने बच्चों को उनको पता होगा कि अभी यूनिट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ अपलोड हो रहा है। तो जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें ऐड किया गया उसके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए आप लोग, तो वहाँ पे डिटेल्स है कैसे आपको ID पासवर्ड मिलेगा और कहाँ पे टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए ऐप अलग है, तो फ़ोन से अगर आपको देना हो तो ऐप डाउनलोड कर लोगे, तो यहीं पे जाओगे बोलेगा ऐप डाउनलोड कर लो। अगर फ़ोन से इस वेबसाइट पे जाओगे तो खुद ही वो पॉपअप होगा एक, है ना, कि आप ऐप डाउनलोड कर लो। अगर लैपटॉप से दोगे या सिस्टम PC से, कंप्यूटर से, तो आप वैसे दे सकते हो। तो अगर लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो उससे देना बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके पास सामने कंप्यूटर ही होगा, तो वो आदत रहेगी, तो आपको, है ना, सो उससे थोड़ा अलग से कुछ अलग फील नहीं होगा आपको। बिल्कुल एग्जाम भी दोगे तो ऐसे मॉक टेस्ट जैसा ही लगेगा, तो डर खत्म हो जाएगा जो फियर होता है एग्जाम का, और एक आदत रहेगी, तो उसी फ्लो में आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे जैसे मॉक टेस्ट दोगे, तो सेम ही है। सो ये पोर्टल है, ID पासवर्ड मिल जाएगा। टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो रहा है, हर रोज़ 1-2 टेस्ट अपलोड हो रहा है, तो आपको ना 200 टेस्ट अराउंड अगले 3 महीने, सिलेबस जब तक खत्म होगा तब तक 200 टेस्ट अपलोड हो चुका होगा, कम से कम 200 टेस्ट अपलोड होंगे, ठीक है। सर हमारा तो BSc 4 ईयर का कोर्स है, हाँ, तो हम जैम देंगे तो 3rd ईयर में देंगे, वो होगा क्या नहीं होगा कैसे पता करें? तो 3rd ईयर के बाद अगर आप दोगे तो उसके बाद आप एक्सिट ले सकते हो ना, फिर 3rd ईयर के बाद एक्सिट का ऑप्शन होता है ना BSc में। हाँ, वो दिखा रहा था, वो ऑनर्स नहीं मिलेगा, वो सिर्फ पास डिग्री वही मिलेगा। तो उसके बेसिस पे MSc तो कर ही सकते हो IT से, ये है। करा जा सकता है। हाँ हाँ, मतलब क्योंकि वहाँ पे 3 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए IIT से MSc करने के लिए। अगर आप 4 ईयर करके निकलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो 4 ईयर रहेगा तब भी आप एलिजिबल हो, 3 ईयर बैचलर डिग्री तब भी एलिजिबल हो। तो अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैसे जैम का अगर मैं पोर्टल आपको दिखाऊँ, सो जैसे ये जैम 2025 का वेबसाइट है, थोड़ा जैम के बारे में एक्सप्लोर करो। तो जैसे इनका जो एलिजिबिलिटी है, अगर मैं आऊँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो हम लोग, हमारा क्या है, हमारा जैम डिफरेंट 7 डिफरेंट पेपर में होता है, तो हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। सो देखिए, तो मैं बस बताना चाहता हूँ, ये पिछले बार भी रिपीट किया था, आपके पास यही 5 ऑप्शन है IIT में, है ना। IITs में यू हैव ओनली दीज 5 ऑप्शंस। अब ध्यान से देखो, आपके पास IIT बॉम्बे में MSc ऑपरेशन रिसर्च का ऑप्शन है। एलिजिबिलिटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बैचलर लेवल पे, मतलब कोई बच्चा बैचलर किसी भी सब्जेक्ट में किया हो वो एग्ज़ाम दे सकता है ना। इवन उर्दू फारसी में भी BSc किया है, BA किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन है इन बैचलर लेवल पे। तो इसमें टोटल आपके पास 8 सीटें होंगी, क्योंकि इसी में सेम कोर्स में जैम MA के थ्रू 7 सीट है, और ऐसे 8 सीटें, 15 सीटें इस कोर्स में हैं।
फिर आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स में आपके पास टोटल 48 सीटें हैं, ठीक है। आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स में टोटल आपका 62 सीटें हैं, ठीक है। आईआईटी पलक्कर में एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन होगा, तो जैम एमएस के थ्रू 5 सीट है और जैम एमए के थ्रू इसी कोर्स में 15 सीट्स हैं अराउंड, ठीक है। और आईआईटी तिरुपति में एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पे भी एमएस के थ्रू 5 सीट है, इसमें एमए के थ्रू इसी कोर्स में आपके पास 15 सीटें हैं, ठीक है। जैसे मैं इसी में अगर एमए कर लेता हूँ तो यही आपके पास आईआईटी में सिर्फ इतने ऑप्शंस हैं, टोटल मिला के आपके पास 128 सीटें हैं। तो टोटल जैम का एग्जाम अराउंड 3000 बच्चा देता है, 3000 जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम देता है। गेट का एग्जाम अराउंड 1500 बच्चा देता है, इस बार 1400 ही दिया था। गेट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम अप्रॉक्स राउंड ऑफ करके 1500 बच्चे देते हैं, और जैम स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम 3000 बच्चे देते हैं। 3000 में आईआईटी में सिर्फ 128 बच्चों का एडमिशन होगा, और ये है आपके पास ऑप्शंस। आईआईटीज में इतने ही ऑप्शंस हैं, ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं, तो आपको इसके हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी किस रैंक तक एडमिशन होता है तो ये भी बता ही देता हूँ। सो किस कैटेगरी में और जैम 2024 तो जैसे अभी ये पिछले साल, क्योंकि इस साल का भी डेटा नहीं आया ना, 2025 का डेटा आएगा जब एडमिशन क्लोज, अभी एडमिशन चल रहा है, अभी एक लिस्ट आया है, दूसरी लिस्ट आएगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर जाके लिस्ट आएगा। तो ये 2024 का डेटा है। तो अगर आप देखोगे कि किस रैंक तक आपको एडमिशन मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। एमए नहीं, हमें एमएस चाहिए ना, तो एमएस का करते हैं। तो ये पहला कोर्स को इग्नोर करो, ये पहला है ना, आईआईटी एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी हमारे काम का नहीं है, तो बाकी मैं यहाँ तुम्हें 5th लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये 5th लिस्ट में एमएस, तो इस रैंक तक आपको एडमिशन मिलेगा। तो फर्स्ट को आप इग्नोर करना बस, ठीक है, बाकी दिख रहा है। तो ये है, एक मिनट, तो मैं इसको वो हटा देता हूँ, ये कैटेगरी वाइज है, मैं एक बार इसको बॉर्डर हटा देता हूँ बॉटम का, सो दैट आपको बेटर दिखेगा। सो देखिए अब आपको दिख रहा होगा। सो जैसे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं, है ना, देखो। तो ये 5वीं लिस्ट का मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या है कि, है ना, ये तो इंस्टीट्यूट नेम हो गया, पेपर कोड हो गया, कोर्स नेम हो गया, जहाँ एडमिशन हो, पहला इग्नोर करना ये फर्स्ट रो को, और जैम टेस्ट पेपर एमएस के थ्रू कहाँ एडमिशन होगा और किस रैंक तक होगा। तो ये बता रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, है ना, दिख रहा है आपको कैटेगरी। सो जनरल में ओपनिंग रैंक जैसे पिछले साल का 1 to 17, ये छोड़ दो, ये पहला वाला छोड़ दो, हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये जियोलॉजी जो है उसका है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे कि जैम एमएस आईआईटी बॉम्बे में एमएस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड रैंक टू 29 रैंक ये मिला था। फिर ईडब्ल्यूएस में 34 to 51 एंड ओबीसी में 31 to 86, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये राउंड ऑफ है पिछले साल का, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है डेटा हर साल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कहाँ तक, किस रैंक तक, किस कोर्स में, किस कैटेगरी में एडमिशन होगा। अपना कैटेगरी देख सकते हो, जनरल वाले इतने रैंक तक ही आपको कुछ मिलेगा, जो मिलेगा तो इसके अंडर ही आना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस वाले इस रैंक के अंदर आपको आना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। ओबीसी में इस रैंक तक कुछ हो सकता है, ठीक है। और ये थोड़े आगे भी जाता है, इट्स नॉट फिक्स नहीं है, ये वैरी करता है कि डेटा के कौन से कैटेगरी के बच्चा किस रैंक पे है, उस पर डिपेंड करता है। फिर ये एससी कैटेगरी में यहाँ तक कुछ मिल सकता है, एसटी कैटेगरी में इन रैंक्स पे कुछ मिल सकता है, फिर जनरल, पीडब्ल्यूडी एंड ऑल दैट। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, यू हैव जस्ट 5 ऑप्शंस, और ये कैटेगरी वाइज आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको, इस रैंक तक आपको मिलेगा एडमिशन। बाकी इसके बाद ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप आईआईएससी बैंगलोर में है, वहाँ भी इंटरव्यू देना पड़ता है अलग से, वो ऑप्शन है। आइजर्स हैं, वहाँ ऑप्शन है ना। सीसीएमएन पोर्टल एक है, आप देखोगे अगर मान लो आईआईटी में किसी बच्चे का नहीं होता है तो क्या करेगा, तो एक सीसीएमएन पोर्टल है 2025 का, तो ये सीसीएमएन पोर्टल है, काउंसलिंग पोर्टल है फॉर एडमिशन इन। तो ये जो है ना, तो इससे कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है आपके पास। सो अगर हम देखें कि
जैसे ना ये लिखना ना कि जे C7 पोर्टल कॉमन पोर्टल है, कैंडिडेट अप्लाई फॉर MSc प्रोग्राम बेस्ड ऑन जैम स्कोर 2025, NITs में आईजे है ना, IIC सम सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स। सो यहाँ तो कुछ बता नहीं रहा है, इसमें और देखना पड़ेगा ना। अरे यार इसको क्या हो गया, नेगेटिव एंगल क्यों खुल गया, एक मिनट यहाँ ना। अच्छा एक मिनट, ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई। इसमें देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट्स क्या क्या हैं, तो ये पता नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाएंगे तो क्या मिलेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है, अगर IITs में आपको नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन आपके पास बचता है एडमिशन के लिए। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन है। तो ये इस बार का जो कोऑर्डिनेट कर रहा है वो NIT वारंगल है, इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। एंड जो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो पूरा खोल के आप देख सकते हो डाउनलोड करके, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन होगा। तो ये ऑप्शंस IIT के अलावा क्या ऑप्शंस हैं इसमें आपको बताएगा, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट, एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया भी था, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे ये मैं खोल के बता देता हूँ ना, ये हटाओ, मतलब इसको देखना आप लोग खुद से, है ना, कि क्या है, पूरा खोल के पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या है इसमें पूरा डिटेल से। तो हमें चाहिए क्या क्या इंस्टीट्यूट्स हैं ना, तो इंस्टीट्यूट जनरली जो हैं वही NITs हैं, IIIT है और ये सब है। आई थिंक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इंस्टीट्यूट का डिटेल पता नहीं है कि नहीं है। नहीं इसमें नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट शायद यहाँ पे होगा ना, ये सारे ओपनिंग क्लोजिंग स्कोर, तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको किस रैंक पे कहाँ एडमिशन होता है किस NITs में, ये मिल जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग स्कोर में या पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। सो कंटेक्ट डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, इसमें क्या है, तो पूरा वो आ गया, लिस्ट आ गया ना। जैसे NITs के लिस्ट हैं, तो हमें तो सबसे मतलब थोड़ी है ना, टोटल 32 ये सब है, तो हमें है ना सबसे मतलब, हमें ये मतलब है कि कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। जैसे ये डायट पुणे है, ये आइजर्स भोपाल है ना, NIT है। तो ये टोटल 30 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, 32 है ना। तो जैम MS के थ्रू आई थिंक यहाँ पे मिलेगा, मैं बता देता हूँ, हमने कल ही परसों वेबसाइट बनाया था, इसमें एक बस लिस्ट रह गया था, ये है। सो इसमें अभी कल मैं वीडियो बनाया था ना, देखिए, तो ये इसमें एक ऑप्शन छूट गया, डायट पुणे का ही छूट गया, क्योंकि ये बच्चा जो मुझे शेयर किया था उसमें डायट पुणे का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो ये आपके पास CCMN का जो पोर्टल है, तो ये ऑप्शंस अभी मैंने 5 ऑप्शन आपको IITs में दिखाए हैं, कि IIT में आपके पास 5 ही ऑप्शन है, बॉम्बे में OR, बॉम्बे में स्टैट्स, कानपुर में स्टैट्स, तिरुपति में मैथ्स एंड स्टैट्स और पलक्कर में मैथ्स, ये 5 ऑप्शन IIT में। NIT में क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये जैम MS के थ्रू है, ठीक है, क्योंकि हमारा रिसेंटली एक बच्चा उसका ही है, ये जैम MS का, ठीक है ना, तो MS का बच्चा है। बस में एक इंस्टीट्यूट रह गया है, क्योंकि उसके पोर्टल में वो नहीं आ रहा था, डायट पुणे डिफेंस है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग था ना अभी, तो वो वाला है। तो इसमें आप देखो ये ऑप्शंस आपके पास NITs में हैं, लेकिन NIT में कहीं भी वो कोर्स नहीं है। सो जैम MS दे के या तो IIT में वो 5 ऑप्शन है, या NIT में ये ऑप्शन है। एक और ऑप्शन मैं बस यहाँ ऐड कर देता हूँ, एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे है, जो है ना कराता है MSc डेटा साइंस, ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, बाकी है, ठीक है। तो ये आप देखो, जैसे NIT भोपाल, ये इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। NIT दुर्गापुर में ये MSc मैथमेटिक्स मिलेगा, ये जैम MS के थ्रू बता रहा हूँ, MA के थ्रू और ऑप्शंस होंगे ज़्यादा, MS के थ्रू इतने ऑप्शंस हैं आपके पास इन इंस्टीट्यूट्स में। ये कोर्स आपको जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से मिल सकता है, तो ये जैम वालों के लिए ना। NIT पुडुचेरी में MSc मैथमेटिक्स, फिर NIT अरुणाचल प्रदेश MSc डेटा साइंस, NIT कुरुक्षेत्र MSc मैथमेटिक्स, NIT कुरुक्षेत्र MSc मैथमेटिक्स सेफ फॉर फाइनेंस, NIT राउरकेला MSc एटमॉस्फेरिक साइंस, NIT त्रिची MSc कंप्यूटर साइंस, NIT वारंगल MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स, NIT वारंगल MSc मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, फिर ये IIIT ग्वालियर MSc AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, फिर ये IIIT लखनऊ MSc AI/ML इसी लखनऊ में डेटा साइंस, और इसी इंस्टीट्यूट में ये, और एक डायट पुणे है जहाँ पे MSc डेटा साइंस। तो ये आपके पास ऑप्शन है NITs में, इतने ही ऑप्शन हैं। इसके अलावा जैसे कुछ आइजर्स हैं, तो या तो वो डायरेक्टली आपको एडमिशन ऑफर करेंगे,
या फिर उनके यहाँ जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो वो एडमिशन पेज पे जाकर पता चलेगा। IISc बैंगलोर भी है, तो उसमें आप उनके जब एग्जाम का रिजल्ट आता है उनके एडमिशन पेज पे जाके अप्लाई करो एंड देन यू कैन गिव इंटरव्यू। तो ये ऑप्शंस हैं। बाकी मैं गेट स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए बता रहा था, तो गेट डेटा साइंस का जो ऑप्शन है ना, जैसे हम लोग गेट का वेबसाइट अभी खोले थे ना, तो गेट डेटा साइंस जो है ना, एक पेपर है, सर CMI का डेटा साइंस कोर्स का सिलेबस तो अलग है एक मिनट, किसका सिलेबस? CMI डेटा साइंस का। उस पर आते हैं, एक मिनट। तो ये देखो जी, तो ये गेट DA का सिलेबस मैं कह रहा था ना कि जैम के जो जैम स्टैट्स के बच्चे हैं, सो यू गिव एग्जाम और जैम MA ऑल्सो, जैम गेट स्टैटिस्टिक्स के बच्चे हैं तो गेट मैथमेटिक्स के बजाय यू चूज दिस ऑप्शन, क्योंकि 2 ही ऑप्शन अलाउड है। तो आप ये चूज करो, गेट डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें प्रोबेबिलिटी स्टैट्स से पूरा जैम MS में आप पढ़ोगे वही है, ये मैथ्स में भी वही है जो जैम या गेट में आप पढ़ोगे, ये पूरा कॉमन सिलेबस है। ये भी कॉमन ही है अराउंड, फंक्शन ऑफ सिंगल रैंडम वेरिएबल वही मतलब मैक्सिमम मिनिमा ये है बस। ऑलमोस्ट ये सब आप पढ़ोगे कैलकुलस में, भले यहाँ लिखा है ना, तो ये भी है। तो इतना कॉमन सिलेबस है, पहला ये सेक्शन, दूसरा ये, और तीसरा ये कॉमन है, बाकी ये थोड़ा एक्स्ट्रा है ना। तो ये AI मशीन लर्निंग और है ना डेटाबेस मैनेजमेंट, और ये फिर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये आप पढ़ सकते हो, या जितना है उतने पे ही आप एग्जाम देके, जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं जो गेट स्टैट्स के थे लेकिन वो गेट DA निकाल के IIT रोपर से PhD कर रहे हैं, शत्रुघ्न था लास्ट ईयर, सो वो गेट DA का एग्ज़ाम उसका है ना, इसके थ्रू IIT रोपर में उसको PhD में एडमिशन मिल गया। तो अराउंड उसका रैंक, क्योंकि इसमें 50-60 हज़ार बच्चा एग्ज़ाम देता है, इस पेपर का एग्ज़ाम अराउंड 60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था लास्ट ईयर। ठीक है, ये 2000 आई थिंक अभी 2 एग्ज़ाम हुए हैं बस, 25 का 24 का 2 ही एग्ज़ाम हुआ है इसका। मतलब गेट ये जो पेपर है 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 24 में पहली बार हुआ और उसके बाद दूसरी बार 25 में हुआ, अभी 2 ही बार ये पेपर हुआ है। तो इसके थ्रू तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी हैं, मैथ्स वाले भी हैं, स्टैट्स वाले भी हैं, डेटा साइंस वाले भी हैं, है ना। तो ये सब बच्चे को अकोमोडेट होकर 50-60 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ये है इसमें। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस पेपर, मतलब बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, तो उसके अकॉर्डिंग रैंक आता है। ठीक है, बाकी आते हैं जो लोग CMI का पूछ रहे हैं, तो जो जैम के हमारे यहाँ बच्चे, जैसे मैंने तुम्हें बताया होगा पहले भी कि अभी जैसे आप हमारा जैम बैच ज्वाइन करते हो तो जो फीस दोगे इसी फीस में आपको जैम जो कि फेब में होगा एग्ज़ाम, CUET जो कि मार्च में होगा, ISI एंड CMI जो कि मई में होगा। तो ये सब आपको 1 by 1, पहले हम जैम पे फोकस करेंगे फरवरी तक, उसके बाद मार्च में हम CUET पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद मई तक इस पे फोकस करेंगे। तो 1 by 1 होगा, पहले जैम तक जैम पे ही फोकस होगा, उसके बाद इस पे फोकस करेंगे, इसके बाद फिर हम इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये एक ही फीस में इंक्लूडेड है, जो आपने फीस पे किया उसी फीस में ये सब है। तो अभी आप समझो मई 2026 तक आपको कोई फीस पे नहीं करना, सारी सर्विसेज इसी में है। ठीक है सर CMI डाटा साइंस की एलिजिबिलिटी क्या होती होगी? बस आई थिंक 3 ईयर बैचलर डिग्री है, अब देखो गूगल अच्छा करके। ठीक है। हाँ 3 ईयर बैचलर डिग्री आई थिंक, बस इनफ है। सो CMI में डेटा साइंस कोर्स है, MSc डेटा साइंस, ISI में बहुत सारे कोर्सेज हैं, MSTATS, MSQMS, MSQE, बहुत सारे प्रोग्राम हैं इसके, तो मास्टर लेवल के, तो वो सब हम करवाते हैं, तो इसी में इंक्लूडेड रहेगा वो। एंड ठीक है, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, इस पर लिखा होगा ना, आप सर्च करो CMI कुछ बता रहा है। तो इसमें प्रोग्रामिंग सुटेबल फॉर ग्रेजुएट्स एज वेल एज द मिड करियर, देखो जरा एलिजिबिलिटी को ही लिखा है, ये लिखा ना CMI MSc डेटा है, CMI का है, ये कह रहा है अंडर ग्रेजुएट डिग्री सच एज BA, BSc, BMath, BStats, BE, BTech, ETC विद अ बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो आपका इन सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड, तभी आप आगे सस्टेन कर पाओगे, या क्या बोलते हैं ना, वहाँ पे आप कंटिन्यू कर पाओगे प्रोग्राम, वरना फिर वो मुश्किल होगा, सर्वाइवल का इशू होगा ना विदाउट ये ठीक है बैकग्राउंड। सर। हाँ तो और कुछ क्वेरी है जी? सो IISc में क्या ऑप्शन है, कौन सा पेपर एडमिशन होता है? देखो IISc बैंगलोर जो है, IISc बैंगलोर में प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है, जैम MA जैम MS दोनों से एक ही जगह एडमिशन होगा, इंटीग्रेटेड PhD वो भी मैथमेटिक्स में,
या मैथमेटिकल साइंस आई थिंक वहाँ नाम रखा हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब ये 2 ईयर एमएससी 5 साल पीएचडी, तो ये 7 ईयर प्रोग्राम है। मतलब एक्सिट का ऑप्शन भी है, 2 साल बाद यू कैन टेक एक्सिट, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो ये ऑप्शंस हैं। तो IISc बैंगलोर इसका प्रोसेस क्या होता है कि जैम आप देते हो तो डायरेक्ट एडमिशन, जैसे IITs में बिना इंटरव्यू का एडमिशन होता है। जैम का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बेसिस पे काउंसलिंग होगी, एडमिशन मिल जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, इंटरव्यू कोई दोबारा कहीं इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो। लेकिन इसके लिए आपको जब जैम का रिजल्ट आएगा तो आपको अलग से उनके वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है, जैम का स्कोर वहाँ पूछेंगे, उसके हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपको जाकर इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू में उनको लगा कि यू आर है ना कैपेबल, देन आपको एडमिशन ऑफर होगा। तो ये IISc बैंगलोर का है। जैम MA और MS दोनों से, इवन सारे पेपर अलाउड है, लेकिन हमारे काम का तो MA MS ही है ना। तो जैम MA एंड MS दोनों पेपर से कोई भी एक है तो उससे सेम कोर्स में एडमिशन होगा, इसमें होगा, है ना। यहाँ पे होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा। तो अगर देखें हम सर ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेटेड ही करनी है। नहीं जरूरी नहीं होगा, आई थिंक, देखता हूँ एक मिनट। देखते हैं इनके वेबसाइट पे। सो तो MSc हमें क्या चाहिए, मैथमेटिक्स ना, तो MSc मैथमेटिक्स डालते हैं। देखो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना, IISc बैंगलोर एक्सेप्ट जॉइंट एडमिशन टेस्ट, ठीक है। सो ये कह रहा है कि थ्रू जैम फॉर इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। सो देखो कई बार क्या होता है, मास्टर्स में अगर आप उनके कंडीशन को फॉलो नहीं करते हो, खुद आपको डिग्री दे के भगा देंगे, है ना, वो होता है ऑप्शन MSc का, क्योंकि ये कंटिन्यू करने का क्राइटेरिया रहता है। तो इनका ये वेबसाइट है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये IISc बैंगलोर का अपना वेबसाइट है, math.iscac.ac.in, ठीक है ना। तो यहाँ पे द इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के बारे में जानकारी दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स थ्रू इस इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम ऑफर्स एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स होल्डिंग अ बैचलर डिग्री फॉर acquiring a rigorous and modern education in mathematics and for pursuing research in both pure and applied mathematics, ठीक है। So admission to integrated PhD program in mathematical science, है ना, mathematical science is through JAM followed by interview। पहले JAM का एग्जाम होगा followed by interview। इंटरव्यू किनका होगा, for those candidate who are shortlisted at IISc। click here to follow the link to information about, बाकी देख सकते हो आप, बाकी है ना। several changes have occurred in the admission process, okay। so बाकी सब पढ़ सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है, यू कैन सी दिस। तो ये बहुत ओल्ड वेबसाइट है, जैम 2018 के टाइम का ही है। हाँ सर एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है, ये जो डेटा साइंस और AI है ना गेट का, एक मिनट, यहाँ देखिए, कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर आइदर द मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जैम पेपर। तो जैम MA या जैम MS से आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा एंड देन यू विल दिस। एक्सिट का रूल देखना पड़ेगा, एक्सिट जो मैं कह रहा था ना कि MSc के बाद एक्सिट कर सकते हो। सो वी हैव टू सी कि एक्सिट पॉलिसी क्या है इनकी, है ना। सो दैट वी हैव टू चेक, या वहाँ के किसी प्रोफेसर से पूछना पड़ेगा या मेल करके HOD से पूछना पड़ेगा कि एक्सिट पॉलिसी है भी कि नहीं है। हर जगह नहीं होती है, कुछ जगह से IISERS में भी है, और जगह बॉम्बे में भी। पहले जो अभी MSc OR प्रोग्राम बॉम्बे का है, वो पहले इंटीग्रेटेड PhD ही था, डुअल डिग्री प्रोग्राम था, तो अब वो है ना सिंगल कर दिया है। स्टूडेंट एडमिटेड टू द इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम नीड टू कंप्लीट 57 क्रेडिट कोर्स वर्क, टिपिकली अ कोर्स विद 3 क्रेडिट एंड 7 क्रेडिट वर्क दिस बाय द एंड ऑफ 4th सेमेस्टर फॉर देयर ज्वाइनिंग प्रोग्राम। एनीवे तो ये सब वो प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये सब है ना, तो ये सब सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, ये बता रहा है। एनीवे हम इसको छोड़ते हैं। जी पूछिए क्या पूछ रहे थे। हाँ जो गेट का जो DA का पेपर है ना, उसमें जो ओ DA से DBMS और मशीन लर्निंग AI का, उसका कोई रिसोर्स है, वीडियो रिसोर्स? हाँ वो आपको मिल जाएगा NPTEL कोर्सेस, या देख सकते हैं बहुत सारे यूट्यूब पे जाएंगे, कोई NPTEL कैंडिडेट होगा स्पेशली, जो शेयर कर रहा होगा अपना जर्नी, उसमें बता रहा होगा कैसे किया उसने। NPTEL स्पेशली गेट के लिए नहीं है, इसलिए पूछ रहा था। हाँ मुझे ज़्यादा भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं
तो वो आपको बता देंगे। अच्छा जैसे अच्छा कुछ इंटरव्यूज आप देखो यूट्यूब पे, तो वो बता देंगे कहाँ से, मतलब बहुत सारे लोग जो बिना कोचिंग का भी करते हैं तो अपना वो शेयर करते हैं ना, व्यू यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया गेट डीए का, तो उसके लिए एनपीटीईएल कोर्सेस आपको मिल जाएगा आप चाहो तो इन टॉपिक्स के, ठीक है। एनपीटीईएल मतलब जो यूट्यूब पे ही एनपीटीईएल का चैनल है, एनपीटीईएल आईआईटी का एक है ना ऑनलाइन पोर्टल है जो वीडियो लेक्चर्स प्रोफेसर प्रोवाइड करते हैं। जो एनपीटीईएल कोर्सेस रन करता है ना, बाद में उसका लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल देते हैं वो लोग। सो आईआईटी प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, तो यू कैन सी देयर। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जैम और ये गेट से रिलेटेड आपको चाहिए या, है ना। सो बाकी ठीक है ना। और कोई चैट में रह गया कुछ क्वेश्चन तो आप जो पूछ रहे थे चैट तो बहुत सारे आ गए हैं, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ तक हमने डिस्कस किया था। इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस की भी कोई बुक, हाँ इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक आती है। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की कोई बुक देखोगे ना, जैसे इंटीग्रल और डिफरेंशियल, तो उन बुक्स में भी आ जाएगा जो हमने बताए थे। इन बुक में भी है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है। ये जो बुक लिखा है इसमें इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, इसमें एनालिसिस की जो बुक है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें भी है इंटीग्रल। या अलग से इंटीग्रल कैलकुलस देखोगे तो कुछ शांति नारायण की बुक आती है, या डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स है। शांति नारायण की बुक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, गोरख प्रसाद, ये सब है। या कृष्णा सीरीज की बुक्स आती हैं, इस तरह के है कोई पर्टिकुलर। हर बुक में लगभग कंटेंट तो सेम ही है। नहीं तो कोई एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बुक, जैसे कोई एच.के. दास का नाम ले रहे थे ना, तो जैसे एच.के. दास का आई थिंक आता है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मैं भी बीएससी में ये बुक पढ़ा था, शायद यही नाम है, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये देख लो। या और भी आता बी.एस. ग्रेवाल का है, क्रेजिंग्स का है, ये नहीं तो बी.एस. ग्रेवाल का आता है ना, बी.एस. ग्रेवाल, इनका भी यही हेडिंग है, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो देख लो। तो वो सब में मिल जाएगा आपको, कैलकुलस और इंटीग्रल डिफरेंशियल सब मिल जाएगा। नहीं तो वो आता है ना थॉमस कैलकुलस है, ये भी देख सकते हो आप, कि थॉमस का जो कैलकुलस गूगल करोगे थॉमस कैलकुलस, तो ये भी है, ये भी देख सकते हो आप, कैलकुलस मिल जाएगा आपको। थॉमस एंड फिनी का अलग बुक आता है एक, वो भी देख सकते हो आप, है ना। ये थॉमस कैलकुलस अलग है, और एक बुक है थॉमस एंड फिनी ने मिल के लिखा है कैलकुलस। सो थॉमस एंड फिनी, ये इसका बुक का आई थिंक हेडिंग ही कैलकुलस है ना। इनके पैरेलल ही स्ट्रॉस की बुक आती है, एंटन बीवेंस की बुक आती है। ये सब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा मैथ्स पोर्शन का, ठीक है। जो एक क्वेश्चन था रोहन का। नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट कैसे अपलोड होगा, मॉक टेस्ट का डिटेल बताया था, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप देखिए, नहीं तो ग्रुप में लिखिए, हमारे टीम वाले लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, है ना। अरे पोर्टल और ऐप सेम ही है, कनेक्टेड है। मतलब जो हम अपलोड करते हैं ना, तो पोर्टल का ही ऐप वर्जन है, तो आप ऐप पे टेस्ट दो या पोर्टल पे टेस्ट दो, एक ही है, वो सेम ही है, मतलब एक ही चीज़ है। फ़ोन से दोगे तो ऐप के थ्रू दे पाओगे, पोर्टल लैपटॉप या कंप्यूटर से पोर्टल पे होगा, है एक ही टेस्ट। हम लोग अपलोड एक बार ही करते हैं, दोनों लिंक्ड है, तो कहीं एक दोगे सेम ही टेस्ट दोनों जगह है। दे आर लिंक्ड जस्ट। एंड अगर जैम में एडमिशन लेते हैं तो, जो साक्षी पूछ रहे थे, पूछ रहे क्या सर, अगर जैम एमएस से एडमिशन लेते हैं तो स्टैटिस्टिक्स से एमएस होगी, या जैम एमएस से स्टार्ट करते हैं तो मैथमेटिक्स से एमएस करना होगा? नहीं नहीं जी, एमएससी जैम एमए और जैम एमएस दो रास्ते हैं। मैंने कहा ना आपको, बहुत सारे कोर्सेज कॉमन है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था, जो जैम का पोर्टल था, एग्जांपल के लिए ये हम आपको दिखा रहे थे ना, जैसे इस कोर्स में जैम एमएस से एडमिशन होगा, कोर्स तो कॉमन ही है, एमएससी इन मैथमेटिक्स। तो चाहे आप जैम एमएस के थ्रू एडमिशन लो या जैम एमए के थ्रू एडमिशन लो, इसमें ही एडमिशन होगा इस वाले में। या अगर आईआईटी तिरुपति में आप जाओगे तो एमएस से एडमिशन लो या एमए से एडमिशन लो, इसी में एडमिशन होगा। तो एमएस के थ्रू 5-5 सीटें हैं, एमए के थ्रू 15-15 सीटें हैं, इस तरह से है। जैसे यही कोर्स की बात कर रहा हूँ, एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च, तो कोर्स तो एमएससी ऑपरेशन रिसर्च ही है। एडमिशन के दो रास्ते हैं, जैम एमए के थ्रू होगा या जैम एमएस के थ्रू होगा। तो किन बच्चों को एडमिशन देंगे? जो एलिजिबल होंगे। एलिजिबल कौन होंगे? जो जैम क्वालिफाई करेंगे। कौन सा पेपर? या तो एमए या एमएस, या दोनों है तो और अच्छा है, ठीक है। तो उसके थ्रू, जैसे मैं अगर एमए का आपको दिखाऊं, चलिए मैथ्स का देखते हैं हम लोग। तो सो अगर हम जैम मैथ्स का देखें तो इतने सारे ऑप्शंस हैं अब, तो हमारे काम ये सब तो एमए के थ्रू है ना। जैसे ये वाला कोर्स है एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, जो एमएस से वहाँ 8 सीट दिखा रहा था, यहाँ एमए से 7 सीट दिखा रहा है, ठीक है। तो एमए के थ्रू 7 सीट है, एमएस के थ्रू 8 सीट है, ठीक। और जो कोर्स है जैसे हम देख रहे थे, क्योंकि ना जैम
MA का एग्जाम अराउंड 15,000 बच्चा देता है, जैम MS का एग्जाम 3,000 बच्चा देता है, ठीक है ना। तो इनके लिए ऑप्शंस, इनके पास इतनी सीटें भी हैं। अगर आप इनके लिए देखोगे तो इनके पास टोटल कितनी सीटें हैं, 700 बच्चों का एडमिशन होगा। 15,000 बच्चा एग्जाम देता है, इनके लिए टोटल 707 सीट्स हैं, हमारे लिए 128 सीट था, ये चीज़ है। तो अच्छा, ये कोर्स की बात कर रहा था ना, MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये जैम MA के थ्रू 15 सीटें हैं, और इसी कोर्स में जैम MS के थ्रू 5 सीट है, ठीक है। और एक और दिखा रहे थे आपको, तिरुपलक्कर वाला ना, पलक्कर वाला, देखिए ये MSc मैथमेटिक्स है, 16 है यहाँ पे ना। तो जैम MA के थ्रू 16 सीटें हैं, इसी कोर्स में जैम MS के थ्रू 5 सीट, मतलब 5 बच्चों को जो जैम MS निकाले उनका एडमिशन मिलेगा इस कोर्स में। और यहाँ भी ऐसे ही है कि 5 बच्चों को उनका एडमिशन मिलेगा जो जैम MS निकाले हैं, बाकी 15 को जो MA निकाले हैं, ठीक है ना। तो ये 2 कोर्सेस, और तीसरा ये वाला कॉमन है। तो 3 कोर्स MA और MS के साथ कॉमन है, तीसरा ये वाला कोर्स कॉमन है कि 7 बच्चे जो जैम MA क्वालिफाई कर रहे हैं उनको एडमिशन मिलेगा, और 8 बच्चे जो जैम MS क्वालिफाई करें उनको एडमिशन मिलेगा। कैसे एडमिशन मिलेगा, वो मेरिट के बेसिस पे, कि जिनका आज प्रेफरेंस आप भरोगे, जितने बच्चे प्रेफरेंस भरेंगे उनमें से जो टॉप के 7 बच्चे होंगे, कैटेगरी वाइज, जनरल OBC SC है ना, EWS जो भी कैटेगरी वाइज, तो उस तरह से पता चल जाएगा। जैसे 3 बच्चे जनरल का एडमिशन होगा, 1 EWS, 2 OBC, 1 है ना SC, 0 ST, इस तरह से 7 सीटें हैं। तो आपको समझ आ रहा है, तो ये सब मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कुछ कोर्सेज NITs में भी, जो मैं कह रहा था अभी NITs का आपको बता रहा था मैं, तो NITs का जो ऑप्शन है, तो इन सारे कोर्स जो आपको यहाँ मिल रहा है ना, ऑलमोस्ट इन सब में जैम MA के थ्रू भी एडमिशन होता है, ठीक है। इन कोर्सेज में कुछ को छोड़ के, जैसे NIT त्रिची में जस्ट MS के थ्रू ही होगा, बाकी जो कोर्सेज हैं उन सब में MA और MS दोनों से एडमिशन होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो तो आप प्रोसेस में आओगे, पहले आप कोशिश करो अच्छा से अच्छा रैंक हासिल करो, फिर आपको समझ आएगा कि आपके रैंक के हिसाब से क्या मिलेगा। सो यू ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रैंक जो आप स्कोर कर सकते हो, सो उतना स्कोर हासिल करो, एंड देन रैंक के बाद आपको पता चलेगा। एडमिशन रैंक के बेसिस पे होता है, मार्क्स पे नहीं, है ना। चाहे गेट का भी हो, या गेट में गेट स्कोर एक अलग चीज़ है, मार्क्स अलग है, रैंक अलग है, स्कोर अलग है। गेट स्कोर 3 चीज़ें गेट में आती हैं रिजल्ट में, जैम में मार्क्स अलग है, रैंक अलग। एडमिशन रैंक के बेसिस पे होता है ना। इस तरह से, जैसे एग्जांपल के लिए एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो कभी 59 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक हो जाता है, जैसे 2023 में था, है ना। ऐसे 2024 में 93 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक था। तो रैंक के बेसिस पे एडमिशन होगा, मार्क्स पे नहीं, ठीक है ना। तो क्लैरिटी है। सो अब जो कह रहे हैं, व्हाट आर योर, अच्छा जो मंथन पूछ रहे थे कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन PG डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स ऑफर्ड बाय ISI। यू कैन ट्राई, आई थिंक 1-2 बच्चा है जिसको मैं जानता हूँ जो कर रहा था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। सो मेरे पास एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर जैम MS में जो ये करके आया था, तो यू कैन टॉक टू हिम, मैं उनका नंबर शेयर कर सकता हूँ, तो आप बात कर सकते हो। कैलकुलस लिख दिया बुक का, ठीक है। पहले मैथ्स पोर्शन कवर हो सकता है क्या, बिकॉज मैथ बहुत वीक है। अच्छा, तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, मैथ कंप्लीट काहे नहीं कर लेते ऐप से। अच्छा, आप 8 साइड से हैं तो 11-12 में ही मैथ्स पढ़ चुके हैं, अच्छा ठीक है। सेफ रैंक क्या रहेगा जनरल EWS के लिए जैम MS में। सत्यजीत आपको आंसर मिल गया ना, आपने देखा ना, वो दिखाया था मैंने, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक से आपको पता चल जाएगा कहाँ तक क्या सेफ रैंक है। फिर प्लेसमेंट कैसी होती है। प्लेसमेंट देखो IITs में अच्छी है, जो प्रार्थना पूछ रहे हैं। सो प्लेसमेंट का क्या है, मैंने कहा जैम MS में आपके पास, जैसे हमारे पास आ गया ये 5 ऑप्शन था ना, तो हम तो MS वाले हैं, तो MS के देखते हैं, ठीक है जी। सो एक तो ये पहला ऑप्शन, पहला, चौथा, पांचवा, इन तीनों कोर्स में जैसे मैंने दिखाया आपको MA MS दोनों से एडमिशन होगा, तो आप दोनों एग्जाम दो, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये 3 कोर्स, 1 2 पहला, सॉरी ये और ये, इन 3 कोर्स में MA MS दोनों से एडमिशन होगा, ठीक है। यहाँ 8 सीट MS के थ्रू है, 3 जनरल को मिलेगा, 1 EWS, 1+1 स्टार का मतलब यहाँ पे आई थिंक PWD कैटेगरी से है ना, ये है, और 1 SC 1 ST, इस तरह से मिलेगा एडमिशन। सो वैसा है। प्लेसमेंट यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है, इसमें भी है, लेकिन इसका मैथ्स के कोर्स में बहुत ज़्यादा होता नहीं प्लेसमेंट, तो कुछ बच्चों का हो जाता है। मतलब मैं अगर रफली डाटा बताऊँ तो मुझे लगता है कि 30-40% बच्चों का प्लेसमेंट होता है मैथ्स में। तो यहाँ चूँकि हमारी 2021 में हमारी एक स्टूडेंट थी श्वेता, उसने यहाँ से MSc किया था, उसका प्लेसमेंट हुआ था, अराउंड 16 लाख का पैकेज था, IIT पलक्कड़ से उसने, है ना, MSc किया था। जैम 2021 में एग्जाम दिया था, 23 में निकली थी, तो उसका प्लेसमेंट हुआ था अराउंड 16 लाख का, डेटा साइंटिस्ट का। तो है यहाँ भी प्लेसमेंट, और तिरुपति में भी अच्छा प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक है, ठीक है ना, प्लेसमेंट्स आपको मिलेंगे।
फिर जो पूछ रहे हैं आगे, एनआईटी भोपाल पे जो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कोर्स है ब्रांच है, उसमें प्लेसमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटी कैसा है? तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, उस देखना पड़ेगा उन इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चा कोई कोर्स एडमिशन लिया होगा उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अभी किसी बच्चे को नहीं जानता हूँ जो एनआईटी में इस कोर्स में आप इसकी बात कर रहे हैं, है ना, जो है ना, ये जो हमारा CCA1 वाला है इसकी बात करें, पहला एनआईटी भोपाल का जो MSc एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो ये मुझे खुद अभी ज़्यादा पता नहीं है, तो वहाँ के बच्चों से पूछना पड़ेगा, या है ना जाके पता करना पड़ेगा क्या है, या वेबसाइट पे अगर कुछ होगा देखना पड़ेगा, जो कि मुझे अभी आइडिया नहीं है। सर जी सर इस बार एनआईटी जो मैथमेटिक्स पर कर रहे हैं, उनमें कोई पढ़ने का होना चाहिए, एम का जो स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज़ समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि आवाज़ लिखिए, चैट में लिखिए, मैं पढ़ता हूँ, आवाज़ ऑडिबल नहीं है, कट कट के आ रहा है। एनआईटी भोपाल पे जो ठीक है उसका प्लेसमेंट नहीं पता। ध्रुव पूछने से आईएससी में क्या ऑप्शन है, ठीक है बता दिया हमने आईएससी का। एप्टीट्यूड का PYQ कहाँ से मिलेगा? नेहा, एप्टीट्यूड का PYQ आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। गेट पे देखिए प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे है ना, जैसे गेट का जो वेबसाइट है, अभी गेट 2025 का जो वेबसाइट है, सो चलो यहीं लिख देता हूँ, गेट 2025, तो ये वेबसाइट पे जाइए, इस पर सारा पेपर डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर है ना, यहाँ पे डाउनलोड्स में जाइए। सो आपको क्या चाहिए, सो यहाँ पे PYQ डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, ये देखिए 2007 से 2024 तक के पेपर आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये जिप फाइल पे आ गए हम। सो यहाँ पे 2007 से 2024 तक का किसी भी गेट पेपर जो हुआ है उसका पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे गेट मैथमेटिक्स का आप डाउनलोड कर लीजिए पिछले, है ना, ये अराउंड कितने साल का पेपर, 18 साल का पेपर है ये, तो 18 साल का पेपर हो गए, सब में 10-10 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, तो 10-10 क्वेश्चन उसको चाहे तो अलग कर लीजिए, तो आपके पास टोटल 180 क्वेश्चन ये हो गए, है ना। सो यहाँ पे हर डिफरेंट गेट पेपर्स है ना, उनका आपको प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे है, ठीक है, तो आप इसमें आप वो कर सकते हैं, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। सो सारा ऑनलाइन है, थोड़े ऑनलाइन, आजकल तो टेक्निकल ज़माना, आप लोग इतने एक्टिव हैं, सो थोड़े इंस्टाग्राम से बाहर निकल के थोड़ा इधर एक्सप्लोर कीजिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैम की वेबसाइट, गेट की वेबसाइट, जो आपके काम की वेबसाइट्स हैं, थोड़ा उसको एक्सप्लोर कीजिए और देखिए क्या है, ठीक है। सर जो गेट और CSIR नेट दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डेड अगर लेक्चर्स देखेंगे तो किस तरीके से देखें? ऐप पे होगा ना, ऐप पे आप ऐड हुए हैं ना, तो अभी आप गेट वाले बैच में ऐड हुए हाँ जी होंगे। सर, तो जैसे सेम टॉपिक है, जैसे प्रोबेबिलिटी उसमें भी है, प्रोबेबिलिटी इसमें भी है, तो कैसे मतलब डिसाइड करें? एक एग्जाम का फोकस तैयारी कीजिए, ठीक है, सारे का तैयारी नहीं करना, आप एक की तैयारी करेंगे तो बाकी का तैयारी हो जाएगा जो कॉमन सिलेबस है। फिर आपको फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आपने सिलेबस गेट का पूरा कर लिया, तो अब आप गेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, नेट का भी सॉल्व कीजिए, तो जो कॉमन सिलेबस है उसके क्वेश्चन दोनों के हो जाएंगे, है ना, लेकिन रिवीजन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आप सिर्फ चाहे तो पहले पूरा गेट का सिलेबस अच्छे से कर लीजिए, गेट इजी एग्जाम है और कंपेयर टू नेट, और गेट का जो स्ट्रक्चर है वो भी आसान है समझने में, नेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उनका, डिफिकल्ट भी है और बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है नेट में। अगर मैं नेट का लोगों को दिखाऊं तो नेट में ना, मतलब हालांकि नेट का भी हम प्रोफेशनल, नेट में क्या है कि 120 क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैम में क्या है 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 के साथ अटेम्प्ट करने हैं, गेट में 65 क्वेश्चन आते हैं, 65 के 65 अटेम्प्ट करने हैं। नेट में ऐसा नहीं है, नेट में 120 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेट का पूरा पेपर 445 मार्क्स का आता है, 445 मार्क्स का, आपको उसमें 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसका एक स्कीम है, जैसे मैं रफली आपको ब्रीफली बताऊं, तो आप पहले गेट की अच्छी तैयारी कीजिए, जब गेट की तैयारी कंप्लीट हो जाए देन आप मतलब गेट का पूरा सिलेबस अच्छे से कर लो, एक दो बार रिवाइज कर लो। गेट का पिछले जो पेपर है 19 में गेट स्टार्ट हुआ था, 19 से लेकर 25 तक के जो PYQ उसको 3-4 बार सॉल्व कर लो, तो इससे आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी सिलेबस पे। आप गेट के एस्पिरेंट हो, स्टिल आप जैम के भी PYQ सॉल्व कर लेना, सिलेबस सिर्फ गेट का करो, लेकिन PYQ आप जैम का भी सॉल्व करना, गेट का भी करना और नेट का भी करना। फिर जब नेट के क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नेट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो गेट के बाहर के सिलेबस हैं, देन आपको वो टॉपिक कवर करने हैं। सो यू प्रिपेयर फॉर वन एग्जाम ओनली एट अ टाइम, ठीक है ना, फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। सो जैसे एक एग्जाम को प्रायोरिटाइज करके आप तैयारी कीजिए, बाकी का हो जाएगा। तो
तो जो गेट के एस्पिरेंट है उनको जैम गेट नेट तीनों का पीवाईक्यू करना है, जो जैम वाले हैं जैम और गेट का पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जो जैम सिलेबस के क्वेश्चन गेट में वो भी करने हैं, नेट वाले हैं तो उनको भी जैम गेट नेट तीनों का पीवाईक्यू करना है, क्योंकि जैम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको नेट गेट में भी आते हैं, क्योंकि जैम का पूरा सिलेबस गेट में है, गेट का पूरा सिलेबस नेट में है। तो नेट सबसे डिफिकल्ट और सबसे वास्ट सिलेबस है, गेट मीडियम लेवल हो गया है ना। हालांकि गेट नेट दोनों एमएससी लेवल का एग्जाम है, और एमएससी या बीटेक जो लोग कर रहे हैं उनके गेट का जो है, और जैम बीएससी लेवल का एग्जाम है। बट जैम में चूंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो लेवल उसका कहीं ना कहीं गेट के बराबर हो गया है। जो कॉमन सिलेबस के क्वेश्चन है गेट और जैम में देखेंगे सेम ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो आप पहले गेट की तैयारी करो, और साथ में अभी नेट का हमारा बैच चल रहा है, तो आप क्रैश कोर्स चाहो तो अटेंड कर, जो मैं सिलेबस बता रहा था ना, तो आप यहाँ पे अभी बोलेंगे वो ऐड कर देगा टीम वाले आपको, ठीक है। सो इसमें जो अभी है ना बता रहे थे हम टाइम का, कि जैसे हमारा अभी चल रहा है, पता नहीं कहाँ गया, सो हटा दिया क्या, एनीवे हट गया होगा। तो मतलब क्रैश कोर्स अभी नेट का हमारा चल रहा है, इसके बाद क्रैश कोर्स का बैच है 9:30 से 11, नेट का भी क्लासेस चल रहा है डेली, तो आप उसमें अटेंड कर सकते हो। उसमें हम पीवाईक्यूज करा रहे हैं क्योंकि वो क्रैश कोर्स बैच है, तो नेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो रहा है, सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है पूरा। ये बैच जो अभी नेट का चल रहा है सर एक डाउट और रहता है पूछिए। कि उसमें ना सिलेबस में लिखा होता है स्टैट्स स्टूडेंट के लिए यूनिट फर्स्ट और यूनिट फोर्थ है, तो अगर हमें यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में से, जैसे न्यूमेरिकल मेथड हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अगर हमें आता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ना? यस यस, कोई नहीं कर दिक्कत नहीं है, सकते हाँ स्टैट्स उसमें वाला? कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा कोई भी, जैसे अगर थोड़ा सा जो गेट वाले बच्चे हैं या जो नेट के हैं, तो नेट का आप लोग जानते हैं कि जैसे जो आप सिलेबस देखेंगे नेट का, तो उसमें 4 पार्ट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। अगर मैं डाउनलोड करके बताऊं या मेरे पास होगा ही, सो जैसे मैं थोड़ा नेट का बता दूं, नेट का पेपर अभी चूँकि हम करा रहे थे, सो ये रहा नेट का सिलेबस। तो देखिए नेट का जो है यूनिट 1 जो है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस, चाहे मैथ्स का बच्चा हो या स्टैट्स का बच्चा हो, एग्जाम यही देना है क्योंकि अलग अलग नहीं है। तो इसमें यूनिट 1 में रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। यूनिट 2 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये ग्रुप थ्योरी है, जो अलजेब्रा लिखा है वो ग्रुप थ्योरी है। फिर इधर टोपोलॉजी है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस वेरिएशन, लीनियर डिफरेंस ना, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस मैकेनिक्स। फिर यूनिट 4 में स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो ये है 4 यूनिट में सिलेबस डिवाइडेड है। आप एग्जाम में किसी भी यूनिट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यूनिट 2, 3 का आता है। जनरली जो स्टैट्स के बच्चे, यहाँ लिखा रहता है कि जो स्टैट्स के बच्चे हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू आंसर फ्रॉम यूनिट 1 एंड 4, यही बात कर रहे थे ना, अब यहाँ लिखा हुआ है ना कि ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1, एक्सपेक्टेड है। Students in mathematics are expected to answer in additional question from unit 2 and 3. Student with statistics are expected to answer additional question from unit 4. तो कहना चाह रहा है कि 1, 4 तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन आप यूनिट 2, 4 से भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये है, तो आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। जैसे मैं पेपर की बात करूं, जैसे नेट के अगर मैं PYQ की बात करूं, तो इसमें क्या होता है 3 पार्ट में पेपर रहता है। पेपर में पार्ट A जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट हमें 15 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट B जिसमें 40 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट हमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं। पार्ट C जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट हमें सिर्फ 20 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, इसमें ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, इसमें ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के होते हैं, है ना। ये ऐसे डिवाइड है। और ये चूंकि एप्टीट्यूड पोर्शन है ना, दिस इज एप्टीट्यूड, और इसमें चारों यूनिट के क्वेश्चन होते हैं 1, 2, 3, 4, इसमें भी चारों यूनिट के क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जिस यूनिट में कंफर्टेबल उसके अटेम्प्ट कीजिए। आपको समहाउ 20-15 यहाँ करने अटेम्प्ट, 25 यहाँ, 20 यहाँ, इसमें चारों यूनिट के क्वेश्चन साइंस में आप अटेम्प्ट कीजिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि आपका वो एरिया इसलिए, अदरवाइज देयर इज नो कंपल्सन, ये है। बाकी जैम उम का पैटर्न आप लोग जानते होंगे, जैसे मैं जैम का बता रहा था, तो जैम में जो एग्ज़ाम इसमें भी होता है MCQ 1, जो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 MCQ 1 मार्क्स का है। फिर MCQ 2 आता है क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20। फिर MSQ 2 मार्क्स के होते हैं ईच क्वेश्चन, ये 21 से, अच्छा सॉरी 11 से 30, एंड यहाँ 31 से 40। फिर NAT1 ये क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60, और NAT2 है ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 50, और ये 51 से क्वेश्चन 60। तो जैम में 60 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जैम में 60 क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, ठीक है।
तो ये पैटर्न रहता है 1 to 10 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 11 to 30 2 मार्क्स का एमसीक्यू, मतलब इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर एमएसक्यू 2 31 से 40 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप, नंबर्स आंसर आएगा, आपको एंटर करना पड़ेगा, तो वो 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, और फिर 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो यहाँ भी 3 है, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। तो ये जैम का पैटर्न है। गेट में हालांकि ये क्वेश्चन फिक्स है जैम का, उन्होंने रेगुलर कर रखा। गेट में क्या जिगजैग रहता है, सो हालांकि वहाँ भी ऐसा है, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तो एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, बाकी बीच में वो मिक्स करके रखते हैं। आई थिंक 11 से लेके जो क्वेश्चन नंबर कितने तक देखना पड़ेगा। सो जो है वो एमसीक्यू रहता है, मतलब 1 मार्क्स वाले रहते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, फिर आगे जाके देखना पड़ेगा कितने हैं। तो गेट का पेपर देखते हैं एक बार, पता चल जाएगा। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 40 तक, 40 से 65 क्वेश्चन टोटल होता है ना, तो 65। तो गेट का कोई पेपर डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। चलो अभी देख रहे थे ना, एक पेपर देख लेते डाउनलोड करके, जो गेट वाले बच्चे हैं उनको एक आइडिया लग जाएगा कि गेट का क्या है। तो हम लोग चलो गेट 2025 का ही पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, गेट स्टैट्स 2025 स्टैटिस्टिक्स। अच्छा ये आंसर की पे आ गया, तो इधर पेपर होगा, है ना। देखिए तो इसमें जो क्या है कि गेट का पेपर 2024 का है ये, तो 1 to 5 1 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, और 1 to 5। फिर क्वेश्चन 6 to 10 2 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, फिर यहाँ पे 11 से 35 1 मार्क्स का है। हाँ तो इसका जो पैटर्न है, क्वेश्चन 11 से 35 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें मिक्स होंगे, एमसीक्यू भी होंगे और एमएसक्यू भी होंगे। आई थिंक एमएसक्यू तो नहीं होगा, एमसीक्यू ही होगा, एंड एनएटी होगा, एमसीक्यू एंड एनएटी होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 से 65 तक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें में भी है ना, एमसीक्यू भी होगा, एमएसक्यू भी होगा और एनएटी भी होगा, तीनों होगा, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पे ये गेट का पेपर पैटर्न जैसे है ना, सो 11 से 35 1 मार्क्स का है, तो इसमें ये सब एमसीक्यू जैसे चल रहा है, बीच में एमएसक्यू भी होगा, एनएटी भी आएगा। सो जैसे है ना, जैसे यहाँ है ना, ये सब एनएटी है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ये एनएटी क्वेश्चंस हो गया जहाँ पे आपको खुद आंसर एंटर करना है, तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। सो एनएटी के लास्ट के कुछ क्वेश्चन एनएटी है, उसके पहले एमएसक्यू होगा, एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू ही होगा, 1 मार्क्स का है ना, तो एमसीक्यू और एनएटी होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन 30 से लेके 65 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें है ना ये एमसीक्यू है, फिर एमएसक्यू भी होगा इसमें कुछ। अच्छा आंसर की से समझ आ जाएगा नहीं। तो ये है पैटर्न, जैसे आंसर की हम डाउनलोड भी किए थे ना। तो टोटल गेट में 65 क्वेश्चन, ठीक है ना, जैम में 60 क्वेश्चन है, सारे अटेम्प्ट करने हैं, सिलेबस के ही हैं, गेट में 65 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। तो ये सब एनएटी है एंड में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और यहाँ पे ये एमएसक्यू है ना, वैल्यूज बोल रहा है ना, सो इज आर ट्रू, तो ये एमएसक्यू है, ठीक है। तो ये पैटर्न है, कोई समझ आ गया। सो 1 से 10 एप्टीट्यूड होगा, जो कि ठीक है। फिर ये पैटर्न रहता है, ये गेट का पैटर्न है, गेट एसटी का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन 65 टोटल है, और 100 मार्क्स का है ये एग्ज़ाम, ठीक है। और नेट का एग्ज़ाम जो मैं बता रहा था, यहाँ नेट का भी बता रहे थे पैटर्न, नेट का एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 445 मार्क्स का है, लेकिन अटेम्प्ट हमें 60 क्वेश्चन ही करना होता है, इनमें से 200 मार्क्स का। तो नेट का पेपर 200 मार्क्स का होता है, CSIR नेट का 120 में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको समझ आ रहा है। ये टोटल ऐड करेंगे, ये 120 होगा, ये टोटल ऐड करेंगे 60 होगा, ठीक है। मार्क्स इसका कंट्रीब्यूशन टोटल 445 मार्क्स का है, इसका कंट्रीब्यूशन 200 मार्क्स का है। स्कीम यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के, इसमें ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के, इसके ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के। कोई भी एक ईयर वाइज PYQ उठाएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो नेट का पैटर्न है, ठीक है। तो नेट का पेपर 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, ये है। एंड ये जैम और ये गेट का हो गया, ठीक है। सो ओके,
बाकी मैं अभी डाउनलोड किया था मार्क्स ये, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि जो पहला 1 से लेके 10 तक है ये जनरल एप्टीट्यूड है। फिर 11 से लेके, है ना, 11 से लेके जो 35 तक था 11 to 35 ये 1 मार्क्स का था। देखिए यहाँ पैटर्न लिखा हुआ है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ है 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड का, फिर ये सब MCQ है, फिर NAT है। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाले में NAT और MCQ है। फिर गेट में 36 के बाद MCQ 2 मार्क्स के हैं, फिर यहाँ MSQ बीच में चल रहा है, फिर NAT चल रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न गेट का है जो कि मैंने बताया, तो ये गेट का पैटर्न हो गया। ओके जी, और कुछ क्वेरीज हैं? तो अभी मेनली यही डिस्कशन ही था आज जी। सर हाँ सर इसमें जैम में सर कितने मार्क्स पे सर कितनी रैंक बनती है? हाँ, देखो ये वैरी करता है ईयर टू ईयर। जैसे मैं इस बार का ही बताऊं तो जैसे जैम 2025 का आपको मैं बताता हूं, तो जो हमारे स्टूडेंट जैसे प्रियांशु है, तो प्रियांशु का 7th रैंक है, इसके 49 मार्क्स है। जैसे सिमरन है, इसके 11th रैंक है, इसके 45 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा। जैसे जिस बच्चे का 33 रैंक है ना, कुछ मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा डेटा, मैं देख लेता हूँ। सो इसमें जो बता रखा है जिन बच्चों ने रैंक मार्क्स ना, तो उनका अगर देखें थोड़े मैं अगर पिछले साल का बताऊं, जैम 2024 का बताता हूं। तो जैम 2024 में हमारे यहाँ से आया था, 2nd रैंक था मनोप्रिया का, तो इसके मार्क्स थे 90.33। ठीक है, 2nd रैंक, क्योंकि उस समय फर्स्ट है ना। और जो नेक्स्ट रैंक था आई थिंक जो 12 रैंक था वो 60 मार्क्स पे था, हाँ 63 मार्क्स था। तो ये 12 रैंक था उसका, ये मनोप्रिया थी, ये आदित्य था। ठीक है, तो इसके ये मार्क्स थे, तो अब इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको। अगर मैं जैम 2023 की बात करूं, तो जैम 2023 में हमारे यहाँ 2nd रैंक था संबित का, है ना, तो संबित का 2nd रैंक था, इसके मार्क्स थे 55। ठीक है, उस समय याद आ रहा मुझे रितिका थी जिसके 15 रैंक था, तो ठीक है रैंक 2 मैं ये बोल रहा हूँ, इसके रैंक 2 55 मार्क्स पे था। तो इससे एक आप देखो, तो ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जाम पे। तो एडमिशन इसलिए रैंक पे होता है, तो रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। तो यहाँ भी मान लो बॉम्बे में रैंक 50 तक एडमिशन हुआ एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ भी रैंक 50 तक हुआ, यहाँ भी रैंक 50 तक हुआ अराउंड, तो ये है। तो रैंक है ये, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो संबित था उसका रैंक 2 था 55 मार्क्स पे, जो रितिका थी रैंक 15 था इसके 45 मार्क्स पे। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 45 मार्क्स पे 15 रैंक था, यहाँ 45 मार्क्स पे 11 रैंक है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 45 मार्क्स जिसके थे ना, उसके रैंक अराउंड 200 थे, अगर लफली में बताऊँ आपको, तो 45 मार्क्स पे 200 के करीब रैंक था। ये एग्जैक्ट डेटा यूट्यूब पे भी है, आप जस्ट सर्च करेंगे मेरे चैनल पे ही मार्क्स वर्सेस रैंक जैम 2023, तो ये डेटा निकल के आ जाएगा। जैम 2024 सर्च करेंगे, यूट्यूब मेरे चैनल पे ही पड़ा होगा, इस साल का भी पड़ा होगा। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको मार्क्स वर्सेस रैंक हर ठीक साल। है सर। तो इससे एक आइडिया मिलेगा। अगर जैम 2022 का बताऊँ मैं, तो चूंकि 22 में हमारे यहाँ श्रुति थी, है ना, सो 22 में जैम 2022 में श्रुति का 3rd रैंक था, उसके 60 मार्क्स थे। ठीक है, तो इस समय AIR1 जो था 69 पे था, इसमें AIR1 जिस बच्चे का था वो 59 पे था, इसमें AIR1 जिस बच्चे का था उसके 93 मार्क्स था। इस साल जिस बच्चे का AIR1 है उसने बहुत ज़्यादा स्कोर किया 79, है ना, तो ये 79 पे चला गया। बाकी 2nd रैंक का और बहुत कम मार्क्स है, देखो 79 फर्स्ट रैंक वाले का है, लेकिन 7th रैंक 49 पे है। ठीक है, तो इस तरह का ये डेटा है आपको बस। रैंक 1 ये बच्चा ISI का है, ISI 20 स्टैट्स किया है, जो बच्चा फर्स्ट रैंक वाला ISI से 20 स्टैट्स का बच्चा था, तो वो ऑब्वियसली वो लोग ISI में इस लेवल की पढ़ाई होती है कि बच्चा उस लेवल का है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देखो वैरी कर रहा है चीज़ें, है ना, तो पेपर पे डिपेंड करता है। तो हिस्ट्री में सबसे आसान पेपर जैम 2024 का था, और सबसे डिफिकल्ट पेपर अभी तक हिस्ट्री में 2025 का रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत फर्स्ट रैंक को छोड़ दो तो बाकी रैंक बहुत गिरा है। जैसे मैं याद दिलाऊं, जैम 2024 में 33 मार्क्स जिस बच्चे का था ना, 33 मार्क्स पे यहाँ पे 300 के करीब रैंक था। ठीक है, 300 से प्लस रैंक था यहाँ पे 24 में, और यहाँ पे याद आ रहा है 2023 में 33 मार्क्स पे 90 के करीब रैंक था। ठीक है, मतलब एक तो समझ नहीं आ रहा मार्क्स लिख रहा हूँ कि रैंक लिख रहा हूँ ना। सो यहाँ पे रैंक है ना, तो रैंक था अराउंड 90 33 मार्क्स पे, ये मार्क्स है ये रैंक है ना,
इस तरह से यहाँ रैंक, ये मार्क्स, और यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो इस तरह से है, और यहाँ पे 33 मार्क्स पे 300 रैंक था अराउंड। इस बार 33 मार्क्स पे अगर आप देखोगे ये रैंक है ना, सो ये रैंक और ये मार्क्स, इस बार जिसके 33 मार्क्स हैं उसके इस बार रैंक आई थिंक 35 या 40 के आसपास है। 33 मार्क्स पे 40 के आसपास रैंक है, 40 से नीचे ही है जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, 36 या समथिंग ये डेटा है। सो जैसे किसने है ना, हमारे यहाँ 34 रैंक है जयिता का ना, देखता हूँ जयिता का, तो जयिता कर्माकर, तो क्या नाम है, जयिता ना, तो जयिता के जो हैं 34 रैंक है। अच्छा मार्क्स इसके, सो इस तरह से आइडिया बता रहा हूँ ना, बिलो मतलब जिसके 33 मार्क्स है ना, बिलो 40 रैंक है उसके, मैं 40 अपर बाउंड बता रहा हूँ, 36 या 37 में रैंक, तो इस तरह से वैरी करता है। तो यू कैन नॉट जनरलाइज कि इतना मार्क्स आएगा तो रैंक आएगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सारा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर मतलब आप अच्छे बच्चे हो और आप खराब परफॉर्म कर रहे हो तो सारा बच्चा खराब ही परफॉर्म करेगा, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो। अगर आप अच्छे, तो उस तरह चीज़ें वैरी करेंगी लेवल ऑफ द पेपर पे, ठीक है। ठीक है सर जी। सो सत्य क्या पूछ रहे हैं सर, एनआईटी का जो एमएससी मैथ्स ऑफर कर रही है थ्रू एमएस, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है क्या कि मैथ्स 3 ईयर होना चाहिए? नहीं नहीं, वो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैम एमएस वालों को ऑफर कर रहे हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी जनरली इस टाइप का कुछ होगा, कम से कम एक मैथ का कोर्स पढ़ा होना चाहिए या एक स्टैट्स का होना चाहिए, इस तरह का एलिजिबिलिटी होगा। इट्स नॉट लाइक कि 3 साल मैथ पढ़ा होना चाहिए। तो उनके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जहाँ भी आपको देखना है ना, तो आप वेबसाइट पे जाइए, देखिए एलिजिबिलिटी फॉर एमएससी, तो मिल जाएगा आपको। तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि स्टैट्स वाले बच्चों को अलाउ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल अलाउ द पीपल हु आर फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड, तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन है ना, एक कोर्स मैथ्स का पढ़ा तब भी आप एलिजिबल होंगे, कि वैरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, यू हैव टू सी ऑन वेबसाइट एग्जैक्ट क्या है। और डिग्री में बिना मैथ्स के अगर एमएससी मैथ्स कोर्स में कोई एडमिशन ले तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है? तो सस्टेन शायद करने में डिफिकल्ट होगा, अगर आपको लेवल है तो कर सकते हो। जैसे आईआईटी बॉम्बे में एमएससी मैथमेटिक्स के लिए भी शायद नो रेस्ट्रिक्शन है, अगर आप देखोगे तो, जो मैं दिखा रहा था, तो एडमिशन तो ले लोगे, लेकिन पहली बात तो जैम निकाल लोगे तो मतलब तुम्हारा वो लेवल है, तुम्हारा वो लेवल तुम सस्टेन कर लोगे, सर्वाइव कर लोगे, इसका मतलब ये है ना। अगर चाहो तो, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन है ना, मतलब नो रेस्ट्रिक्शन मतलब है कोई बच्चा बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो इवन हिस्ट्री ऑनर्स का बच्चा चाहे तो एमएससी स्टैट्स में कर सकता है, इसमें एडमिशन ले सकता है, इन सब में एडमिशन ले सकता है। यहाँ है कि जैम क्वालिफाइड इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, बैचलर्स विद एटलीस्ट 3 मैथमेटिक्स कोर्सेज, यहाँ बोल रहा है कि एटलीस्ट 3 मैथमेटिक्स कोर्सेज इनका होना चाहिए, इसमें बोल रहा है ऐसा ना। तो इसका बस है, बाकी नो रेस्ट्रिक्शन है। इवन आप जैसे मैथमेटिक्स में है ना, समझ रहे हो, तो यू कैन टेक एडमिशन इन दीज कोर्सेज। इवन एनआईटी का उनके वेबसाइट पे देखना पड़ेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है अलाउ करेंगे वो लोग, बहुत जगह नो रिस्ट्रिक्शन कर दिया एनईपी की वजह से। अच्छा मिहिर आप क्या पूछ रहे हैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? बिकॉज सर जब तक मैथ्स नहीं आएगा तो स्टैट्स भी नहीं समझ आएगा। जी, तो पहले तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के मैथ कंप्लीट करो ना, उस पर आप पहला बैच कंप्लीट करो, अभी पहला बैच जहाँ चल रहा है, तो ऐप पे तो सारे लेक्चर्स हैं ना, तो आप इतने दिन से कर क्या रहे हो? ऐप पे पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, इस साल के भी हैं। तो परिमल सर ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा दिया, मैंने भी पढ़ाया लीनियर अलजेब्रा लास्ट ईयर, फिर परिमल सर ने अभी इंटीग्रल पढ़ा दिया, इंटीग्रल लास्ट ईयर मैंने भी पढ़ा रखा है। फिर अभी उन्होंने पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज, मैंने भी लास्ट ईयर पढ़ाया था, इस बार वो पढ़ा रहे हैं। अभी डिफरेंशियल कैलकुलस बस बचा है, तो ऐप पे है, जस्ट रिकॉर्डेड देख के कंप्लीट कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहाँ डिफिकल्टी आ रही है वो मेरे साथ डिस्कस करो लाइव क्लास में, या ग्रुप में डिस्कस करो बच्चों के साथ, तो वैसे हो जाएगा। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी समाऊ है कि आपको अच्छे से सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, सिलेबस पीवाईक्यू अच्छी तरह सॉल्व होने चाहिए, पीवाईक्यू के बाद जो नॉन पीवाईक्यूज हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, चाहे वो डीपीपीज मेरे हो या किसी और के डीपीपीज हो, है ना, या कहीं से भी बुक के क्वेश्चंस हो, तो वो सब आप सॉल्व कर पाओ जो जैम के लेवल पे रिक्वायरमेंट है। तो ढंग से सिलेबस और पीवाईक्यू निपटा लो, फिर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट कर लो ना। देखो सिलेबस पीवाईक्यू मॉक टेस्ट इतना कर लिए काफ़ी है। अगर तुम पूरा सिलेबस जैम का कर लिए या गेट का कर लिए, पीवाईक्यू सारे जैम गेट का कर लिए, अब तुम मॉक टेस्ट 200 मॉक टेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ 200 मॉक टेस्ट में कम से कम 10,000 क्वेश्चन है। अगर तुम 200 मॉक टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करोगे, 10,000 क्वेश्चन वहां से तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ही तो है, तो यू कैन ट्रीट दैट एज अ असाइनमेंट। चाहो तो तुम हर रोज एक टेस्ट दो, उसके बाद एनालिसिस करो, उन्हीं टेस्ट को दोबारा तिबारा चौथी बार सॉल्व करो अंटिल यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। मतलब एक बार तुम सॉल्व करोगे, हो सकता है 60 क्वेश्चन का टेस्ट है, तुम टेस्ट में 20 ही कर पाओगे, 30 कर पाओगे, तो उसके बाद फिर से उन्हीं पेपर को सॉल्व करो, 60 के 60 क्वेश्चन सॉल्व करो। जो फंस जाता है मुझसे पूछो, ग्रुप में पूछो, डाउट फैकल्टी से पूछो, कहीं से भी सीखो।
और अगर तुम सारे टेस्ट को अच्छे से 2-3 बार सॉल्व कर लिए, 200 टेस्ट अगर कर लिए, इतना कर पाओ तो 10,000 क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस हो गया तो भाई तुम मास्टर हो जाओगे। और इवन जो तुम रैंकर बच्चे देखोगे, जो चाहे जो प्रियांशु हो इस बार का, या है ना, या पिछले बार का मनोप्रिया ही हो, तो ये सब जो रैंक, जो भी 2-3 रैंक वाले जो भी बच्चे हैं, या 7-11 वाले रैंक है, ये भी पूरे नहीं कर पाते। इवन वो भी 20-30 तुम देखोगे, बोला है 20-30 टेस्ट हमने किए थे बस फुल लेंथ। ये चीज़ है क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। बट स्टिल पहले सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, इतना कर लिए इनफ है प्रिपरेशन के लिए। बस उसके बाद चाहिए रिवीजन सिलेबस का, पीवाईक्यूज का एंड क्वेश्चंस का। सो यू कीप रिवाइजिंग अंटिल, है ना, आपको उस टॉपिक में कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। तो इस तरीके से तैयारी करो। टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो रहा है ना, बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अभी ग्रुप में देखो, जो अपडेट आया अभी रिसेंटली कुछ देर पहले आया था, कहाँ तक उन्होंने किया अपलोड। सो जो टीम वाले लोग हैं, है ना, इस तरह से उन्होंने बता रखा है कहाँ तक अपलोड हुआ है, कहाँ तक होगा। अभी जिन्होंने भेजा है कि फुल लेंथ टेस्ट 10 अपलोड हो गए हैं, और जो कि हालांकि पीवाईक्यूज अभी अपलोड हो रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और उसके बाद यूनिट वाइज में उन्होंने कितना भेज रखा है, फुल लेंथ 10 अपलोड किए हैं अभी, जो कि पीवाईक्यूज ही हैं। अभी जस्ट रिवीजन के लिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और यूनिट वाइज आई थिंक उन्होंने 20 तक कर रखा है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। सो यूनिट वाइज उन्होंने 20 तक, ठीक है। तो अभी मॉक टेस्ट पोर्टल पर जाकर देखोगे 20 यूनिट वाइज टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। जस्ट यू कैन प्रैक्टिस दैट। ओके, ठीक है, ठीक है भाई, तो यहीं स्टॉप करते हैं। 9:30 तक की क्लास था, 10 बज गया। ओहो, तो ठीक है, चलिए, तो कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल से हम लोग, अब जैसा कहोगे 3 दिन मैथ 3 दिन स्टार्ट, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो देखते हैं, तो कल से मैं या तो वही करता हूँ या पहले मैथ्स, क्योंकि तो मैथ तुम रिकॉर्डेड से भी कर सकते हो, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अगर सिलेबस करना है तो लाइव में तो करना ही है सब पूरा सिलेबस। तो ठीक है, कल एक बार मिलते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सोचता हूँ, फिर कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल। सर मैथ्स पहले नहीं हो सकता? मैथ्स पहले चल तो रहा है, उसमें मैथ्स चल रहा है ना, परिमल सर पढ़ा रहे हैं ना मैथ्स वहाँ पे। तो दोनों में मैथ्स ही चलेगा, तो स्टैट्स कब होगा? स्टैट्स फिर बाद में होगा ना। तुम उसको सिलेबस कंप्लीट, मैं कह रहा हूँ तुम्हें अगर जल्दी है जिन बच्चों को, तो वहाँ से रिकॉर्डेड से कंप्लीट काहे नहीं कर लेते हो? जैसे पिछले साल के जो लेक्चर्स हैं मैथ के मैंने कराए हैं, तो उसको बैठ के पूरा देख के कंप्लीट नहीं हो जाएगा? नहीं सर, एक्चुअली सर ऐसा नहीं है सर। सर वो बहुत डीप जा रहा है, मतलब मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ ना सर, तो हाँ, एकदम ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो मैं देखता हूँ, कल हम देखते हैं, अगर मैथ होगा तो मैथ से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। इसीलिए सर मैं बोल रहा था आपसे। ठीक है, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, हाँ।